बाजार के आखिरी घंटे का हर एक्शन, सटीक विश्लेषण, मुनाफे वाले आइडियाज। कीजिए कल की तैयारी आज हमारे साथ। देखिए CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव। नमस्कार, CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। भारतीय मार्केट्स के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग दिन शुरुआत हुई। जहां शुरुआत हुई हम वहीं पर हैं, लेकिन स्टोरी वो नहीं है। स्टोरी ये है कि इसके बीच में हम करीब 100 पॉइंट नीचे गए और वहां से अब हम 100 पॉइंट ऊपर, मतलब 200 पॉइंट की इंटरडे रिकवरी। बैंक निफ्टी में भी शानदार रैली। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़, आज दोनों निफ्टी और बैंक निफ्टी पर जो स्टॉप लॉसेस लेवल थे वहीं से दोनों घूमे, निफ्टी और बैंक निफ्टी। काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा। अब हम वापस 20 डेमा पर हैं। देखते हैं इस बार हम उसे क्रॉस कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। वीरू रहेंगे मेरे साथ शो में। वीरू, गुड आफ्टरनून। शो की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। बिल्कुल, गुड आफ्टरनून। हेडलाइंस की शुरुआत करते हैं। बिल्कुल। निफ्टी की वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में शानदार रिकवरी। पिछले सालों से 200 पॉइंट से ज़्यादा सुधर कर निफ्टी 25,650 के पार। भारतीय M&M, ICICI बैंक और इन्फोसिस ने भरा जोश। बैंक निफ्टी में भी 500 पॉइंट से ज़्यादा का सुधार। मिड कैप भी हरे निशान में लौटा। बाजार में रिकॉर्ड SIP निवेश बरकरार। अक्टूबर में SIP निवेश 29,500 करोड़ के पार निकला। इक्विटी फंड में निवेश 19% घटा, लेकिन फ्लेक्सी कैप में निवेश बढ़ा। हाइब्रिड फंड NFO में भी निवेशकों की रुचि बढ़ी। भारत फोर्ज ने दूसरी तिमाही में पेश की उम्मीद से बेहतर नतीजे। रेवेन्यू 9% तो मुनाफा 23% बढ़ा। मार्जिन में भी दिखा सुधार। रिजल्ट के बाद मैनेजमेंट की कमेंट्री पॉजिटिव। कहा नॉन US एक्सपोर्ट पर फोकस से अमेरिका के नुकसान की भरपाई। नतीजों के बाद शेयर में रौनक। आज के बिग स्टॉक्स, बजाज फाइनेंस के नतीजों के बाद बाजार को नहीं आए पसंद। शेयर करीब 7% टूटकर निफ्टी के टॉप लूजर्स में हुआ शुमार। ग्रोथ गाइडेंस 100 बेसिस पॉइंट घटने से बाजार निराश। साथ ही बजाज फिनसर्व में करीब 6% की गिरावट है। दूसरी तिमाही में बजाज फिनसर्व का मुनाफा करीब 7.5% बढ़ा। नेट इंटरेस्ट इनकम में भी दिखा करीब 20% का उछाल। डिफेंस शेयरों में जोरदार तेजी, करीब 2% चढ़ा इंडेक्स। डिफेंस में 2 से 3% चले BEL, सोलार और GRSE। वहीं कैपिटल गुड्स, IT और ऑटो में भी रौनक। दूसरी ओर सरकारी बैंक्स, NBFCs और रियल्टी में दबाव। आज के बिग स्टॉक्स, स्पॉटलाइट और ChatGPT पड़े सटीक। वोडाफोन आइडिया का घाटा कम होने से शेयर करीब 9% चढ़कर बना वायदा का टॉप गेनर। वहीं ट्रंप टैरिफ घटने के संकेत से भागा गोकुलदास एक्सपोर्ट्स। उधर स्पॉटलाइट शेयर भारतीय एयरटेल मजबूत और ChatGPT शेयर PHL इन्फोसिस में मजबूती कायम। कल आएंगे निफ्टी कंपनी एशियन पेंट्स के नतीजे। 25% से ज़्यादा बढ़ सकता है एशियन पेंट्स का मुनाफा। मार्जिन और वॉल्यूम में भी सुधार की उम्मीद। साथ ही अशोक लेलैंड और HAL समेत वायदा की 5 कंपनियों के नंबर्स का भी रहेगा इंतजार। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। All those responsible will be brought to justice. भूटान में PM मोदी की 2 टूक। दिल्ली ब्लास्ट की साजिश करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। हमारी एजेंसियां इस साजिश की तह तक जाएंगी। चलिए शो की शुरुआत करेंगे फिर। और शानदार रिकवरी मार्केट में। और एक चीज़ मैं बताऊं आपको, एक बार निफ्टी का इंटरडे लेकर आइएगा ज़रा। आज हमने क्या किया? आज हमने कल का लो तोड़ा और अब हम कल के हाई के भी ऊपर निकले। और आज मार्केट ने सेल जोन और बाय जोन दोनों को रिस्पेक्ट करा। आज सुबह जब हमारी चर्चा हो रही थी तो ये चर्चा थी वीरू कि अगर 20 डेमा रिजेक्ट हो 25,650 पर तो एक बार के लिए शॉर्ट ट्रेड होगा, लेकिन उसके बाद 25,500 के आसपास बाय करें। 25,450 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाकर, 25,450 का ही लो है वैसे आज का अगर आप देखें तो एग्जैक्टली वहाँ से मार्केट घूमा और एक शानदार रिकवरी भी आई हमने। तो ये एक अच्छी चीज़ रही कि मार्केट ने दोनों लेवल्स का बखूबी रिस्पेक्ट किया और मिड कैप शेयरों में भी शानदार रैली आई। लेकिन आपको देखकर लग रहा होगा कि ये बिल्कुल फ्राइडे का रिपीट है। फ्राइडे को भी ऐसा ही हुआ था। तो कहीं ना कहीं एक सवाल बनता है कि क्या बिहार चुनाव का कुछ ना कुछ
अंदेशा या कुछ ना कुछ उसके एग्जिट पोल का कुछ ना कुछ हिंट मार्केट लेके चल रहा है और आखिरी का 1.5 घंटा उस हिसाब से काफ़ी क्रूशियल हो जाएगा. लेट्स सी वीरू. गुड आफ्टरनून. हैं अनुज, गुड आफ्टरनून. दरअसल अनुज क्या है ना कि एग्जिट पोल को लेकर बड़ा मन खराब हो चुका है पीछे. तो मैं आपसे प्रश्न यही पूछूंगा कि ठीक है, आज हमने इंट्राडे सेल भी किया, बाय भी किया, बट क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, मतलब बाजार को लेकर जो क्लैरिटी है पोस्ट टाइम इन बिहार के इलेक्शन, उसके वर्डिक्ट की कब आएगी? अभी अप्रोच इंडेक्स तब तक रखें क्या, क्योंकि शुक्रवार को वो चीज़ें क्लियर होंगी फाइनली. बिल्कुल. देखिए, मेरा ये मानना है कि जो हमने सुबह भी डिस्कस किया था, और मैं हमेशा शायद यूज़ करता हूँ क्योंकि मार्केट सुप्रीम है, शायद मार्केट में एक वो जो फ्राइडे का लो था वो बॉटम वहाँ पर बन चुका है. और अगर आप देखें तो 20 डेमा जो है ना, ये अब एक आपके लिए ये जो जोन है 25,600 650 का, आज सुबह हमने बात की थी इसके ऊपर अगर आप निकलेंगे तो मुझे लग रहा है बड़ी रैली हो सकती है. देखिए, एग्जिट पोल 1-2 बार गलत होगा, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हर बार गलत होंगे. और दूसरी बात, अभी तो ये बाजार का अपना एग्जिट पोल है जिस पर बाजार ने रिएक्ट किया होगा. ऑफिशियल जो एग्जिट पोल्स होंगे वो तो आज शाम को आएंगे, तो उसके बाद पता चलेगा. तो काफ़ी कुछ उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा. अगर कल वाकई में जो मार्केट को चाहिए वैसा कुछ आता है अगर, तो शायद एक और रैली हो जाए. लेकिन मेरा मानना ये है कि जैसे आज आपने बोला कि हमने दोनों तरफ की ट्रेड्स पर बात की थी, लेकिन पोजिशनल लॉन्ग था व्यू ये था कि इंट्राडे में आपको दोनों तरफ की ट्रेड मिलेंगी. अगर रिजेक्शन हुआ तो सेल ट्रेड भी है प्योरली इंट्राडे में, लेकिन पोजिशनली लॉन्ग है विद फ्राइडे का लोएस्ट स्टॉप लॉस. वो वाला ट्रेड इंटैक्ट है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. और उसमें आज सुबह एक बार के लिए भले ही लग रहा था कि नहीं वो ट्रेड गलत बैठ गई, लेकिन फिर जिस तरीके से लोअर लेवल से रिकवरी आई है उसने उसको एक तरीके से और ठप्पा लगा दिया, उस बात पर एक मुहर लगा दी है कि नहीं, पोजिशनली अभी लॉन्ग ही रहना है इस मार्केट में, जब तक मार्केट ये नलीफाई ना कर दे उस ट्रेड को जो कि फ्राइडे से स्टार्ट हुई थी, फ्राइडे के लो से. निफ्टी पर रेजिस्टेंस 25,600 से 25,650 की है, हमने आज सुबह भी बात की थी इस रेजिस्टेंस लेवल की. और इसके ऊपर टिकना जरूरी है. देखिए, अब भी हम 25,672 तक गए लेकिन टिक नहीं पाए. टिके अगर इसके ऊपर तो 25,800 तक का एक लेवल खुल जाएगा. वो हो सकता है मार्केट कल लगा दे अगर सब कुछ ठीक रहा तो. सपोर्ट मिलेगा आपको 25,450 से 25,500 के बीच में, जो आज का लो भी था और जो आज हमारा सुबह स्टॉप लॉस भी था 25,450 के आसपास का. बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, आज सुबह हमने एक बात की थी कि बैंक निफ्टी में अब जो टेक्सचर है वो लॉन्ग का है. 57,700 के स्टॉप के साथ यहाँ पर एक लॉन्ग रहे. इंटरडे में जरूर हम उस लेवल के नीचे गए, लेकिन वो मार्केट इंटरडे में कभी कभी करता है, दैट्स ओके. और 58,200 से 58,300 पर मुझे लग रहा है कि पहली रेजिस्टेंस है. और उसके बाद जो बड़ी रेजिस्टेंस आएगी वो आपकी आएगी करीब 58,500 से 58,700. ओके, वो लेवल मिस हो गया, मैं बता देता हूँ आपको. 58,500 से 58,700 पर हमारी बैंक निफ्टी पर भी बड़ी रेजिस्टेंस है. चलिए अब बताइए एफएनओ में क्या आपको इंटरेस्टिंग दिखा? जी अनुज, आऊँगा. मेरे मन में 1-2 प्रश्न हैं, पहले मैं आपसे वो पूछूंगा. उससे पहले मैं 2-3 स्टॉक्स रख देता हूँ जहाँ पे स्टैट्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं. पहला रखूंगा मैं, आपकी स्क्रीन पे आएगा. देखिए, मोमेंटम अच्छा है, दैट्स इंडसइंड बैंक. आज सुबह भी स्टैट्स जब मैं कह रहा था बैंक निफ्टी के कुछ स्टॉक फ्यूचर्स के अच्छे थे. कल इसमें 100 डेमा के ऊपर एक सेकंड कंसेक्यूटिव क्लोज था. बहुत शानदार बिल्डअप. डॉक्टर साहब तीनों स्टेप्स के एक करके ओआई रखिएगा. शानदार बिल्डअप. और ये ऑलमोस्ट जुलाई 2025, यानी आप मोटा मोटी मान के चलिए कि CY25 के सेकंड हाफ की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी पे और 100 डेमा के ऊपर इसमें अच्छी शॉर्ट कवरिंग विजिबल है. लुक एट ओआई, 1.2 लाख शेयर्स शेयर हुए. तो एक तो इंडसइंड बैंक पे नजर रखिएगा. अमूमन ऐसी जब टसल होती है, लोअर ट्रैजेक्टरीज में शॉर्ट कवरिंग होती है, 200 डेमा का अटेम्प्ट होता है और वो प्लेस से करीब 853 के आसपास. पहला ये. दूसरा मैं जा रहा हूँ OMCs पर अनुज और BPCL. आई मीन कंप्लीटली एक शानदार राउंडिंग बॉटम और एक फ्लैग का भी ब्रेकआउट है यहाँ पर 375. अच्छी शॉर्ट कवरिंग 10 डेमा से अपनी स्ट्रेंथ को रिकलेक्ट किया और फोर्स नजर आ रही है. फोर्स डेफिनेटली नजर आ रही है टू बाइसेक्ट 380 ऑन द हायर साइड. और एक तीसरा स्टॉक और रखूंगा आपकी स्क्रीन पे. मतलब मोमेंटम अच्छा है और ऑटो में M&M और अशोक लेलैंड, ये दो बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट रही. बट उसमें से भी मैं अशोक लेलैंड को स्क्रीन पे रखूंगा. सुबह पल्स में भी मैंने इसको डिस्क्राइब किया था. एक बहुत ही क्लासिकल फ्लैग का ब्रेकआउट. 2 स्टॉक्स अच्छे थे, लेकिन मैं अभी फिलहाल अशोक लेलैंड के साथ जाऊंगा. 25 लाख शेयर का ओवैल्यूएशन, सबसे स्ट्रॉन्ग मोमेंटम ऑटो में इस स्टॉक के पास. अच्छा अनुज, अब मैं 2 प्रश्न पूछूंगा यहाँ पे आपसे. पहला ये कि IT को अब US का शटडाउन से ग्रेजुअली निकल के आना, IT में वो बड़ा स्विंग मिला 36,000 के ऊपर. मेरे लिए महत्वपूर्ण बात है कि ये 100 डेमा के आगे ऊपर टिक रहा है.
कल का 0.2% का स्विंग, आज का 1% का स्विंग, आईटी क्या सेंस दे रहा है? आईटी को सिर्फ अभी एक ट्रेडिंग बाउंस बैक के लिए की तरह चले या फिर कुछ सीरियस नजर आ रहा है आपको इसमें? नहीं देखिए, कुछ तो सीरियस है। आज सुबह हमने चार्ट जीपीटी में सबसे पहले निफ्टी आईटी डिस्कस किया था और उसके बाद इन्फोसिस और टीसीएस की बात की थी, क्योंकि वो एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट था यहाँ पर। आई थिंक वीरू, एक चीज़ क्लियर है। अभी मैं आज सुबह एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि वो जो H1B वीज़ा का जो मामला था उससे थोड़ी कॉस्ट बढ़ी है कंपनीज़ की। तो मार्केट ये अज्यूम करेगा कि अगर भारत और यूएस के रिश्ते सुधरे और अगर वो वाकई में ट्रेड डील साइन हो गई तो शायद उस H1B वीज़ा पर भी एक रिवर्सल हो किसी तरीके का। आई थिंक ये उस एंटिसिपेशन में शायद मार्केट ने इस तरीके से रिवॉर्ड किया इन स्टॉक्स को। प्लस वैल्यूएशन कंफर्ट है इस समय लार्ज कैप आईटी में। आप देखें ज़्यादातर लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स अपने मीडियन वैल्यूएशन पर आ गए हैं इस समय। तो इस वजह से आई थिंक ये एक रीज़न है कि आपने आज इस तरीके का मूव आईटी स्टॉक्स में देखा है। इससे ज़्यादा मेरे ख्याल से अभी कुछ कहना थोड़ा सा शायद बेमानी होगा। अच्छा अनुज, ये जो 29,500 करोड़ रुपए की एसआईपी की रकम आई है, आई थिंक हमको एक सेंस मिलता है कि इन्वेस्टर्स क्या कर रहे हैं, इक्विटी मार्केट को लेकर आपकी अप्रोच क्या है। ये थोड़ा सा एनएफओस की तरफ जो झुकाव है लोगों का, उसी से आपको थोड़ा सा दिखा कि जो इक्विटी स्कीम है वहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है घटी है। पूरा कंक्लूजन क्या है नंबर्स का? बिल्कुल, देखिए वीरो, सबसे पहले तो मैं उन लोगों को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ जिनको लगता है कि वो एनएफओ में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो उनको कोई सस्ता म्यूचुअल फंड मिलता है, क्योंकि वो 10 रुपये का एनएफओ होता है। देखिए, एनएफओ में इन्वेस्ट करें चाहे आप किसी 10 साल पुराने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। आप वो जो लिस्ट, उसके बाद वो जिन स्टॉक्स में पैसा लगा रहा है उनके क्या प्राइस होते हैं वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। म्यूचुअल फंड का नंबर इस अक्टूबर महीने का ख़राब है। ये तो एक्चुअली अगर आप देखें तो एसआईपी ने थोड़ी सी आपकी मदद कर दी। अदरवाइज़ ये सिप जो है वो 29,500 करोड़ पर 2-3 महीने से लगातार ये नंबर है। प्योरली अगर आप एग्जिस्टिंग फंड्स को देखें, इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्फ्लो जो है वो काफ़ी कम हुआ है। और अगर आप देखें 30,000 करोड़ से 24,000 करोड़ हुआ, जिसमें कि हम जोड़ दें कि एनएफओ से काफ़ी पैसा आया, उसके बावजूद अगर आप नेट टू नेट देखेंगे तो एग्जिस्टिंग एंटिटीज, एग्जिस्टिंग यूनिट्स में इन्वेस्टमेंट कम हुआ है। चाहे आप उसको लार्ज कैप में देखें, और लार्ज कैप में तो बहुत कम हुआ है। मतलब मैं हैरान हूँ, इस बार लार्ज कैप में 1,000 करोड़ से कम की बाइंग आई है। 2,300 करोड़ के मुकाबले 972 करोड़ का इन्फ्लो है। मिड कैप और स्मॉल कैप में अभी भी ये नंबर ठीक ठाक ही है, लेकिन वो भी कम हुआ है। ये मुझे कॉन्फिडेंस दे रहे हैं कि जिस तरीके से लार्ज कैप इतने ज़्यादा हेटेड हैं कि लार्ज कैप में यहाँ से बहुत बड़ा मूव ड्यू है। और आपको पता ही है, मैं एक व्यू लेके चल रहा हूँ कि अगले 12 से 24 महीने में मार्केट में बड़ी रैली होगी, और जिसको सबसे ज़्यादा आप निफ्टी के थ्रू ही प्ले कर पाएंगे, शायद इंडिविजुअल स्टॉक्स के थ्रू ना भी प्ले कर पाएँ। और इसीलिए एक व्यू है कि हर गिरावट पर निफ्टी ETF ऐड करें। तो आई थिंक वो व्यू मेरा इंटैक्ट है। और एसआईपी का नंबर तो खैर क्लियरली काफ़ी अच्छा है, तो उसमें भी कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल ठीक ठाक है। चलिए फिर एक काम करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। मैं आपको आज के कुछ स्टॉक्स बता देता हूँ जो आज के हमारे जो रफ्तार का घोड़ा और फिसड्डी स्टॉक्स, हाँ फिसड्डी स्टॉक्स हैं। उसके बाद फिर मैं आपके पास चलूँगा, आज के कार्यक्रम का क्रम समझेंगे। सबसे पहले रफ्तार का घोड़ा स्टॉक्स में ऑब्वियसली सबसे पहले वोडाफोन आइडिया आज का हमारा बिग स्टॉक था। ऑपरेशनल नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं, ये बात हुई थी, और मार्केट अब इसको थोड़ा पॉजिटिवली लेने की भी कोशिश कर रहा है। 7% ऊपर है। BHEL आज का हमारा चार्ट जीपीटी शेयर था, और बात हुई थी लगातार इसकी नंबर्स के बाद से इसमें एक बहुत शानदार मोमेंटम है और काफ़ी अच्छा मूव देखने को मिला। एम्बर एंटरप्राइजेस सिनेमा के नंबर्स के बाद थोड़ा असर, प्लस स्टॉक काफ़ी ओवरसोल्ड था इसके खुद के नंबर्स के बाद, तो थोड़ी सी वहाँ पर शॉर्ट कवरिंग आ गई। फिसड्डी स्टॉक्स में सबसे ऊपर बजाज फाइनेंस, इन्होंने गाइडेंस काटा। आज सुबह हमारा बिग स्टॉक था। एसेट क्वालिटी को लेकर भी चिंता थी, इस वजह से ये स्टॉक सुबह से देखिए आप एक्सीडेंट ऑफ द डे बना हुआ है 8% के करीब। बजाज फिनसर्व सेम रीजन से चलते जो बजाज, हालांकि अब फिनसर्व के खुद के नंबर्स आए हैं, उनको थोड़ा पढ़ना होगा और देखना होगा। लोअर लेवल से थोड़ी रिकवरी है फिनसर्व में, लेकिन फिर भी अभी भी 6% के करीब डाउन है। और ब्रिटानिया, वरुण बेरी ने जो इस्तीफा दिया उसके चलते स्टॉक की आज थोड़ी सी पिटाई हुई। चलिए अब वीरू आपके पास चलते हैं, आज का कार्यक्रम क्रम समझते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। जी हाँ, कार्यक्रम का क्रम इस प्रकार है जनाब कि एक बहुत ही सुसज्जित पैनल आपके साथ होगा। देखिए, हमारे साथ जो टेक्निकल पैनल है उसमें प्रकाश काबासर हैं, मानस जायसवाल, राजीव सतपुती जी, कविता जैन और श्रीकांत चौहान कोटक सिक्योरिटीज से, और अमित सेठ जी। फंडामेंटल बातचीत करेंगे मयूरेश जी से, कोई भी नज़रिया फंडामेंटल होगा वो मयूरेश देंगे। उसके बाद देखिए भारत फौज की आज की तेज़ी का कारण समझेंगे सुदर्शन से। आशीष से समझेंगे कि क्यों बजाज फाइनेंस, नंबर्स में क्या था, मैनेजमेंट की कमेंट्री क्या थी जो स्टॉक क्रैक हुआ, आज का एक्सीडेंट ऑफ द डे बना। उसके बाद टॉप कैश कॉल्स आएंगे। कैश में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, ट्रेड करते हैं, तो 3 ट्रेड्स आपके लिए। यतिन से बात करेंगे ये MF के जो स्टैट्स हैं, और साथ ही साथ NFO को लेकर, और
इसकी जो बारीकी है ना, एमएफ स्टैट्स की, उसको समझने की कोशिश करेंगे। और यतिन से ही बात करेंगे इंडसइंड बैंक, आखिर इसके मैनेजमेंट ने भी क्या स्टेप उठाया है, उस पर आपको जरा जानकारी देंगे। और उसके बाद धमाकेदार ऑप्शन ट्रेड्स आएंगे, 3 ट्रेड्स होंगे। उसके बाद रिजल्ट्स प्रीव्यू। ये अर्निंग सीजन अपने अंतिम पड़ाव में है, लेकिन उसमें भी अगर आप देखें तो आज के जो नंबर्स हैं, एशियन पेंट्स महत्वपूर्ण नंबर, मंगलम से बातचीत होगी, कंचन से अशोक लेन पे, जिसकी बात जिक्र मैं कर रहा था, ऑल टाइम हाई पे, और आशीष से बात करेंगे एचएल और आईजीएल पे। उसके बाद 4 का चौका। बिग मार्केट वॉइसेस में आनंद टंडन होंगे हमारे साथ आज, मार्केट एक्सपर्ट। और फिर डीलिंग रूम चेक, अनुज से रणनीति और बीटीएसटी कॉल्स। अनुज। बिल्कुल, चलिए तो काम करते हैं, हमारे पैनल के पास चलें और ट्रेड्स की शुरुआत करते हैं। आप सभी को गुड आफ्टरनून। और गाबा सर बताइए, आपका ट्रेड क्या रहेगा? गुड आफ्टरनून टू यू। ऐसा लगता है स्टॉक जो ध्यान में इस वक्त वो है बजाज ऑटो। इसमें सेटअप के हिसाब से एक रिवर्सल क्लासिकल रिवर्सल पैटर्न बना है। सेटअप पॉजिटिव है, ट्रेड कर रहा है 8945 पर बजाज ऑटो। स्टॉप लगाना चाहिए 8890, मतलब 55 रुपीज का है। इसका टारगेट मेरे ख्याल से फर्स्ट 9000, लेकिन मुझे लाइक रुकेगा नहीं, लगता है 9200 तक जा सकता है, लेकिन 9200 भी थोड़ा 1-2 दिन लगेगा। तो इस सब बाई मोड पर है बजाज ऑटो, सेटअप सही है और हायर जोन देखने को मिल सकते हैं। ओके, बजाज ऑटो 8945 पे आपका बाय कॉल। कविता जी गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड? वेरी गुड आफ्टरनून वीरेन जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। वेल, ट्रेड है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल पर, बहुत अच्छे से प्लेस्ड है ऑन अ डेली चार्ट, अपने सारे एवरेजेस को सरपास करके आज ट्रेड करते हुए दिख रहा है। इवन ऑन अ शॉर्टर टाइम फ्रेम एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन का ब्रेकआउट आते हुए है। 626 के लेवल पर एज ऑफ नाउ है। फॉर द प्राइस मूव ऑफ 632 635 आप आईसीआईसीआई प्रू पर एक बाय ट्रेड ले सकते हैं। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 619 का। आप चलते हैं अमित जी के पास। अमित जी गुड आफ्टरनून। अमित जी बताइए आपकी ट्रेड। जी गुड आफ्टरनून अनुज जी, गुड आफ्टरनून वीरेन जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। अनुज जी, मेरा इस समय का ट्रेड रहेगा इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। ये स्टॉक में हमने ब्रेकआउट लगभग देखा था 160 के लेवल्स पे। तब से इस स्टॉक में कंटिन्यूस ट्रेंड देखी और 10 डेमा के ऊपर ट्रेड कर रहा है। थोड़ा बहुत रेस्ट किया था इसने 2 से 3 दिन, लेकिन वापस यहाँ पे ट्रेंड रिजम्पशन हुआ है। आरएसआई इसका काफी स्ट्रॉन्ग और वेल प्लेस्ड है, मोमेंटम। इसे बाय करें, 173 का प्राइस है इसका। टारगेट्स रहेंगे 182 रुपीज के और हमारा स्टॉप रहेगा 170 का। ओके, आपका आईओसी मैं कह रहा था, मैंने ये पूरा स्पेस थोड़ा सा अच्छा एडिशन दिखा रहा है, शॉर्ट कवरिंग दिखा रहा है, स्टैट्स अच्छे हैं। मानस गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड? गुड आफ्टरनून वीरेन जी। तो देखिए बीईएल में खरीदारी करने की राय रहेगी। यहाँ पर स्टॉक ने 52 मूविंग एवरेज पे 3 दिन पहले सपोर्ट लिया, उसके बाद हायर टॉप्स हायर बॉटम्स इंटरडे चार्ट पे बनने लगे और 10 एंड 22 मूविंग एवरेज को रिगेन किया। मेरे ख्याल से नेक्स्ट मूव में अपने रीसेंट हाई को ब्रेक करने के लिए स्टॉक तैयार है। तो बीईएल में करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे 422 रुपए, 422 के स्टॉप लॉस से 440 440 रुपए के टारगेट के लिए ये कैश लेवल्स हैं। 430 का 430 वाला कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 8 रुपए 30 पैसे के आसपास ये ट्रेड हो रहा है। 5 रुपए 90 पैसे के स्टॉप लॉस से इस ऑप्शन में खरीदारी करें और 15 रुपए 15 रुपीज के टारगेट सेट कर लें। ओके, चलिए अब चलते हैं राजेश सातपुते के पास। राजेश जी गुड आफ्टरनून, बताइए आपकी ट्रेड। गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। अनुज जी देखिए, नजर जो है वो है इंडसइंड बैंक के चार्ट के ऊपर। जिस तरह से आज पैटर्न पैन आउट है, जो एक सपोर्ट हम देख रहे थे वो था 800 का, और एग्जैक्टली 800 का सपोर्ट लेके ये घूमा है। तो मुझे लगता है ये मोमेंटम कंटिन्यू होगा। तो इसका जो टारगेट सेट करना है वो रहेगा 850 टू 860, जहाँ पे इसका 200 डीएम प्लस है। सो इंडसइंड बैंक बाय करेंगे। स्टॉप लॉस जो रखेंगे, करंट प्राइस 824 है, 820 का एक थ्रेशोल्ड था, तो 815 ये हमारा स्टॉप लॉस होगा और इंडसइंड बाय करेंगे फॉर द प्राइस टारगेट ऑफ 840 टू 850। ओके, इंडसइंड बैंक 820 पे आपका कॉल। शानदार मूव यहाँ पे डे हाई पे ट्रेड करता हुआ। मयूरेश जी के पास चलते हैं। मयूरेश जी गुड आफ्टरनून। अर्निंग सीजन के आप बिल्कुल आखिरी छोर पे खड़े हैं, आपका इस वक्त का कॉल क्या पिक कर रहे हैं आप? आफ्टरनून वीरू जी, आफ्टरनून अनुज जी एंड आफ्टरनून टू एवरीवन ऑन द पैनल। तो हमारे वॉच लिस्ट पे मार्केट्स विद इंडिया में एपीएल अपोलो ट्यूब्स है। हमारे हिसाब से आई थिंक जो एक स्ट्रक्चरल मार्केट साइज अपॉर्चुनिटी है 9 मिलियन टन से लेके जो ये 17-17.5 मिलियन टन हो सकती है 2030 तक का, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील एप्लीकेशंस, जो हाउसिंग, कमर्शियल
रियल इस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर में लार्जली यूज होते हैं। तो आप एयरपोर्ट्स की बात करें, हैंगर्स की बात करें, डेटा सेंटर्स की बात करें, यहाँ पे यूसेज बढ़ते ही जाने वाला है। ऑब्वियसली एपीएल अपोलो ट्यूब के लिए जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है 4.3 मिलियन टन की, बाय FY28 दे शुड बी हैविंग अ कैपेसिटी ऑफ 6.8 मिलियन टन। जो रिपोर्टेड पर एबिटा पर टन है फर्स्ट हाफ के लगभग 5,000 रुपए के आसपास है। वर्किंग कैपिटल डेज 0 है, रिटर्न रेशियो ROE 24%, ROC 32%, कैश ऑन बैलेंस शीट 500 करोड़ का। और एक्सपेक्टेशन जो ऑर्डर बुक है और इम्प्लीमेंटेशन इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील एप्लीकेशन, वो सोलर रूफटॉप और रेसिडेंशियल्स के लिए या कमर्शियल एप्लीकेशन जैसे मैं कह रहा था, यहाँ पे बढ़ोतरी ही देखी जा सकती है। तो मुझे लगता है थिंक नंबर्स में एक कंसिस्टेंसी जो हम देखना चाहते हैं और रिपोर्टेड एबिटा में वहां पे एक ग्रोथ देखा जा सकता है अगले कुछ तिमाही होता है, और इसलिए आई थिंक ये स्टॉक हमने हमारे वॉच लिस्ट में। ओके, एपीएल अपोलो ट्यूब्स आपकी बाय कॉल है। अच्छा, एक काम करता हूँ, ट्रेड्स पूरे हो गए और फंडामेंटल व्यू भी पूरा यहाँ पे हो गया। इस वक्त मेरी स्क्रीन पे जो है वो निफ्टी फार्मा डायरेक्टर साहब रखिएगा एक बार, जस्ट मैं एक सेंस लेने की कोशिश कर रहा हूँ कि निफ्टी फार्मा क्या कर रहा है। निफ्टी फार्मा इट्स 22356, कुछ एक ट्रेड्स जो हैं वो अभी दिन के सर्वोच्च स्तरों पे आके स्केप आके ट्रेड कर रही हैं। एक बार क्रॉस चेक करते हैं जस्ट। अमित 1712 सन फार्मा डे हाई पर और पिछले 4-5 सेशन के स्विंग हाई को काटने की कोशिश करता हुआ, अभी का मोमेंटम है ये, आपका टेक इस पे? जी विनय जी, काफी आज के सत्र में बिल्कुल आपने सही कहा, हाली चार्ट्स में मोमेंटम है, 10 डमा के ऊपर ट्रेड कर रहा है। नियर टर्म टारगेट्स यहाँ पे 1725 तक के बनते हैं। अगर 1725 के ऊपर निकलेगा तो एक कंसोलिडेशन का यहाँ पे हम ब्रेकआउट देखेंगे, देन प्रॉब्ली 1750। अभी भी किसी को पोजीशन बनानी है तो 1690 का एक टाइट स्टॉप लॉस रखें, बट स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन आएगा 1725 के ऊपर। ओके, चलिए, तो ये इस समय आपके लिए सन फार्मा पर एक व्यू आता हुआ 25,655। एक बार वापस हम 25,650 के ऊपर निकले हैं और अब देखते हैं किस तरीके के मूव्स यहाँ पर आएंगे। लेकिन मयूरेश, गुड आफ्टरनून। ये बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व आज 7% नीचे दोनों स्टॉक्स, आप बाय करेंगे क्या? आफ्टरनून मनु जी, नहीं, आई थिंक एक रिजल्ट रिएक्शन आपने जरूर देखा है, बट एक्सपेक्टेशन अभी जो आएगी आगे Q3 और Q4 को लेके, मुझे लगता है आई थिंक नंबर शुड स्टार्ट रिफ्लेक्टिंग पॉजिटिवली। आई थिंक द वर्स्ट इज प्रॉब्ली देयर इन द प्राइस। ये मैं दो चीजों के लिए कह रहा हूँ। एक, आई थिंक जो इंटरेस्ट रेट की हमने कटौती देखी है, जैसे सिस्टम में सीप थ्रू होती है, जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग रहती है एनबीएफसीज के लिए लार्जली थ्रू बैंक्स हो या नेशनल बैंक जो इन ये लेते हैं बिकॉज ऑफ देयर बेटर क्रेडिट रेटिंग और जो बेटर कैपिटल एडिक्वेसी है, ये दोनों फैक्टर्स आई थिंक एडवांसेस ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी तरह से काम आएंगे। दूसरा, आई थिंक जो एसेट क्वालिटी प्रेशर्स हमने देखे हैं कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, कंज्यूमर ड्यूरेबल सेगमेंट्स में अब तक, आई थिंक विद जीएसटी रैशनलाइजेशन एंड डिमांड एक्सपेक्टेड टू कम बैक, तो जो बड़े पहलू है स्पेशली बजाज फाइनेंस के लिए, आई थिंक दैट शुड कम बैक वेरी वेरी स्ट्रांगली। और इसलिए आई थिंक एसेट क्वालिटी प्रेशर्स कम होंगे, एट द सेम टाइम निम्स और स्प्रेड्स मेंटेन होंगे, व्हिच क्रिएट्स द ऑपरेटिंग लेवरेज दैट इज प्रॉब्ली रिक्वायर्ड रिटर्न रेशियोज के हिसाब से। सिमिलरली फॉर बजाज फिनसर्व, आई थिंक जो नई रिक्वायरमेंट्स आई थी स्पेसिफिकली टीआर रेशियोज को लेके, थोड़ा इम्पैक्ट जरूर आएगा इन टर्म्स ऑफ रिपोर्टेड नंबर्स इफ दिस गोज थ्रू इन द कमिंग फ्यू मंथ्स, बट कहीं ना कहीं आई थिंक जो कॉम्पेंसेटरी फैक्टर है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम्स दैट शुड प्ले आउट। तो मेरे हिसाब से आई थिंक वी आर कंटिन्यूइंग टू लाइक एनबीएफसीज। बजाज फाइनेंस मेरे हिसाब से आई थिंक द वर्स्ट इज ओवर इन टर्म्स ऑफ रिपोर्टेड नंबर्स यहाँ से इंप्रूवमेंट ही देखनी चाहिए, इसलिए हम ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे बजाज फाइनेंस। ओके, चलिए अब बात करते हैं कुछ फ्रेश न्यूज़ की। बजाज फाइनेंस की तो बात हो गई, भारत फोर्ज के नंबर्स आए, नंबर्स अच्छे थे अनुमान से, लेकिन उसके बाद जो गाइडेंस आई उसमें काफ़ी मिक्स बैग था। आप सुदर्शन के पास चलते हैं और जानते हैं पूरी डिटेल। सुदर्शन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून अनुज। सो अगर जो आपको पता है कि ग्लोबली सिचुएशन अनफेवरेबल है, तो एक्सपेक्टेशन जो था म्यूटेड था कि अर्निंग्स वीक आएगा, बट सरप्राइजिंगली भारत फोर्ज ने दोनों कंसोलिडेटेड और स्टैंडअलोन बेसिस पे जो अर्निंग्स दिया है दोनों ही बीट आया है। तो मैं दो नंबर्स दोनों तरफ से लूंगा। सो कंसोलिडेटेड बेसिस अगर जो आप एबिटा देखेंगे तो उन्होंने रिपोर्ट किया 726 करोड़, एक्सपेक्टेशन था जस्ट 612 करोड़। मार्जिन यहाँ पे आया है 18% और एक्सपेक्टेशन था 16.3%। अगर जो आप स्टैंडअलोन की बात करेंगे तो स्टैंडअलोन में एबिटा उन्होंने रिपोर्ट किया 551 करोड़, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आया है वाई अगर जो आप देखेंगे, बट यहाँ पे भी एक्सपेक्टेशन से अच्छा आया है और मार्जिन यहाँ पे आया है 28%, एक्सपेक्टेशन था अराउंड 26%। इसके बाद स्टॉक पे थोड़ी सी उछाल आई थी, लेकिन भारत फोर्ज में हमेशा एक चीज़ का ध्यान दिया जाता है, वो है बीएन कल्याणी
क्या कहते हैं। तो उन्होंने दो, सबसे पहला जो कमेंट्री आया है कि नॉर्थ अमेरिकन एक्सपोर्ट बिजनेस है वो H2 में भी खराब रहने के आशंका है, मतलब कि वो सोच रहे हैं कि खराब ही रहेगा क्योंकि टैरिफ का सिचुएशन है और डिमांड भी उतना नहीं है। इसके बाद स्टॉक का लो था 1314। उसके बाद दूसरा जो था कि इंडियन बिजनेस हो, इंडियन इंडस्ट्रियल बिजनेस और डिफेंस में जो रैंप अप करेंगे वो फुल फ्लेजेड मोर देन ऑफसेट करेगा जो भी वीकनेस आएगा नॉर्थ अमेरिकन एक्सपोर्ट से। तो उसके बाद स्टॉक में उछाल आई ऑलमोस्ट 5 to 6%, 13-14 से ऊपर चढ़कर अभी अगर जो आप देखेंगे ऑलमोस्ट मोर देन 3% हायर है। तो अर्निंग्स बीट एक्सपेक्टेशन, आउटलुक अगर जो कहें कॉशियस बट लार्जली ऑन द पॉजिटिव साइड, इसके कारण आपको ये उछाल देखने को मिला है। बिल्कुल शुक्रिया आप सुदर्शन। और अभी भी उन्होंने इन्फॉर्म किया एक बोर्ड में उन्होंने एक फ्रेश एडिशन भी किया है। खैर एनीवे, भारत फौज, मयूरेश क्या भी रहेगा भारत फौज पर? नहीं, आई थिंक जो सुदर्शन ने कहा, आई थिंक एब्सोल्युटली राइट एंड इट इज इन द राइट प्लेस, क्योंकि अगर टैरिफ इंपोजिशंस कंटिन्यू रहते हैं तो क्लास 3, क्लास 4 ट्रक्स या क्लास 7, क्लास 8 ट्रक्स भी कैसे परफॉर्म करते हैं ये देखना आई थिंक लाजमी होगा। बट अगेन दे आर डिवर्सिफाइंग, यानी आपने पिछले कई तिमाहियों में देखा होगा कि आई थिंक दे आर डिवर्सिफाइंग इन टर्म्स ऑफ द हेवी कमर्शियल बिजनेस फ्रॉम द यूएस। डिफेंस का क्षेत्र बढ़ रहा है एज फार एज इंडिया बिजनेस इज कंसर्न। दे आर ऑल्सो लुकिंग एट अदर ज्योग्राफीज और इसलिए नंबर्स आर कमेंडेबल जो भारत फौज ने पोस्ट किए हैं। ऑब्वियसली टैरिफ इम्पैक्ट थोड़ा प्ले आउट कर सकता है Q3 में, बट बिकॉज ऑफ द डिवर्सिफिकेशन एफर्ट मुझे लगता है आई थिंक इफ यू प्रॉब्ली लीव असाइड द नेक्स्ट 1-2 क्वार्टर्स बिकॉज ऑफ टैरिफ अनसर्टेनिटी, शायद नॉर्मलाइज नंबर्स बेहतर ही आए बिकॉज ऑफ ऑल द फैक्टर्स एट प्ले, डिफेंस, अदर मार्केट्स आउटसाइड द यूएस एंड एक्सपेक्टेशन अगेन बिल्डिंग अप कि जो नए प्रोडक्ट डेवलपमेंट्स और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स कर रहे हैं दैट कैन कंट्रीब्यूट रीजनेबली बेटर टू द मार्केट्स। तो जिनके पास है भारत फौज बिल्कुल बने। जी, अगर भारत फौज है डेफिनेटली होल्ड करिए। अभी आप सुना पूरा अपने सारे के सारे फैक्ट सुदर्शन से। खैर मैं बाहर निकलता हूँ। देखिए अब लाइफ बियॉन्ड अबाव 10 डिमा, अगर निफ्टी 10 डिमा को क्रॉस कर रहा है, 20 डिमा को क्रॉस कर रहा है, हमारे पास कौन कौन से और कुछ पिलर्स हैं जो कि हमारी आगे की स्ट्रेंथ को स्पॉन्सर कर सकते हैं। एक बार अमित जी आप रिलायंस को देखिएगा। देखिए रिलायंस अभी 1500 पार नहीं कर रहा है। 29 अक्टूबर से लेकर मेरे ख्याल से इट्स ऑलमोस्ट 6th और 7th अटेम्प्ट। हालांकि आज अटेम्प्ट नहीं लिया है अभी, बट आज इसने वही किया जो पिछले 5 दिन से कर रहा है। 10 पे आके रिवर्सल लेता है। डायरेक्टर साहब 10 डेमा ड्रॉ कर दीजिएगा इस चार्ट पे। अमित जी आपको फाइनली क्या लग रहा है? आई मीन ये जो फॉर्मेशन है चार्ट पे, मेरे ख्याल से 17 अक्टूबर से जस्ट बिफोर अर्निंग्स जो इसने एक स्पाइक दिया था, इस क्लस्टर से बाहर निकला था, उसके बाद एक कूलिंग ऑफ की जरूरत थी इस मूव को जस्टिफाई करने के लिए। क्या लगता है आई मीन रिलायंस कैसे बिहेव करेगा? 1500 की क्रॉस होने की पॉसिबिलिटी लग रही है क्या आपको? वीरेंद्र जी, मेरा व्यू रिलायंस पे काफी बुलिश है एज लॉन्ग एज 1470 इज इंटैक्ट पोजिशनली। ये स्टॉक एक टाइट कंसोलिडेशन में है। एक बार 1510 के ऊपर निकलेगा तो रिलायंस के अगर आप 10 से 15 दिन के टारगेट की बात करें तो मुझे यहाँ पे 1550, 1575 तक के टारगेट्स नजर आते हैं। ये काफी अच्छे रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट पे मिल रहा है। जस्ट एक 1470 का स्टॉप लगाना और इसे पेशेंटली होल्ड करना है। यहाँ पे कभी भी एक्सपेंशन शुरू हो सकता है 1-2 दिनों में और पोजीशन होल्ड करनी चाहिए। इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर, जस्ट वेटिंग टू ब्रेक आउट। ओके, बजाज फिनसर्व के बाद बॉश के नंबर्स आए। बॉश के नंबर्स ठीक ठाक लग रहे हैं, मतलब मैं पढ़ रहा था नंबर्स, ईयर ऑन ईयर थोड़ी इंप्रूवमेंट है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ी सी गिरावट है, कमेंट्री जो है वो थोड़ी सी ठीक ठाक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है नंबर्स में जिसको देखकर कोई एक व्यू बना सकें आप, तो थोड़ा सा वेट करेंगे। लेकिन निफ्टी डे हाई पर आ गया है, 25,686 पर ध्यान रहे। आज निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, लेकिन आज एक शानदार चीज़ ये हुई कि आज मार्केट ने आपको एक बहुत शानदार बाय जोन दिया और बाय जोन से मार्केट भागा है। 25,500 से 550 का वो बाय जोन था। हाँ, ये ज़रूर है कि उसके थोड़ा और नीचे आ गया, लेकिन फिर एकदम रिवर्सल जिस तरीके से आया वो बहुत शानदार। एक बार निफ्टी का कंट्रीब्यूशन देखते हैं। वो जो पॉइंट बीरू कह रहे थे उसमें थोड़ा सा एक और एडिशन अगर आप देखना चाहें। इन्फोसिस ऑब्वियसली इस समय अच्छा इसमें नंबर नहीं दिखाई दे, लेकिन एक्चुअली आज इतना ब्रॉड बेस्ड है। भारती, ICICI बैंक, इन्फोसिस, रिलायंस, सबका कंट्रीब्यूशन है करीब 10-12-13 पॉइंट इस तरीके से कंट्रीब्यूशन है यहाँ पर इसके लिए। चलिए अब बात करते हैं आज के एक्सीडेंट ऑफ द डे की, बजाज फाइनेंस। इसको रिविजिट करते हैं आशीष के साथ। आशीष, गुड आफ्टरनून।
गुड आफ्टरनून। बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है, नो साइंस ऑफ रिकवरी। अभी भी 7.5% का पेन स्टॉक में देखने को मिल रहा है। दरअसल अगर आप देखें तो नतीजों में सबसे ज़्यादा नेगेटिव ये था कि जो एएम ग्रोथ का गाइडेंस है इसे घटा दिया। पहले 24 से 25% की ग्रोथ का अनुमान था, अब इसे 22 से 23% कर दिया है। और मैनेजमेंट ये भी कह रहा है कि आगे जाके कुछ पोर्टफोलियोज़ में, जैसे मिसाल के तौर पर 2 व्हीलर्स हैं, 3 व्हीलर्स हैं और एमएसएमई लेंडिंग, यहाँ पर थोड़े से जो क्रेडिट कॉस्ट हैं एलिवेटेड देखने को मिल सकते हैं। अब निम्स में भी ज़्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए एक्सपेंशन की। कारण ये कि बता रहे कि अगर ब्याज दरें यहाँ से और भी घटती हैं तो जो कॉस्ट ऑफ फंड रिड्यूस होगा इसका इम्पैक्ट ये ग्राहकों को पास ऑन कर देंगे। तो निम्स में कोई बड़े सुधार की यहाँ पर उम्मीदें जताई नहीं जा रही है। साथ में अगर आप देखें तो एमएसएमई डिसबर्समेंट, इसकी भी जो गाइडेंस है इन्होंने थोड़ी सी कट की हुई है। असेट क्वालिटी के लिहाज से क्वार्टर थोड़ा सा कमज़ोर देखने को मिला, जहाँ पर सीक्वेंशियल तौर पर जो GNPAs है इसमें 18 बेसिस पॉइंट की बढ़त देखने को मिली। 1.24% का आंकड़ा यहाँ पर देखने को मिला। लेकिन स्टॉक में दरअसल बड़ी गिरावट इसके लिए क्योंकि एक तो AUM ग्रोथ का गाइडेंस इन्होंने घटाया और दूसरी बात यह कि वैल्यूएशन के लिहाज से बजाज फाइनेंस पहले भी महंगा था, अभी भी बड़ा महंगा है। और इस गिरावट के बाद भी अगर आप देखें तो FY27 फॉरवर्ड लुकिंग जो प्राइस टू बुक है NBFC स्पेस में शायद सबसे महंगा 5 टाइम्स पर चल रहा है और इसी के चलते हम देख रहे हैं कि स्टॉक में बड़ी गिरावट है। ओके, बड़ी गिरावट है बजाज फाइनेंस में थे। शुक्रिया आशीष। चलिए ये डिस्कस कर चुके हैं अब हम नंबर्स, तो इस पर और ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं। अब थोड़ी सी बात करते हैं कैश कॉल्स की। गाबा सर, राजेश सातपुते और कविता जी हमारे साथ कैश कॉल्स के लिए। गाबा सर, आप शुरुआत करें। यस, गुड आफ्टरनून वंस अगेन। स्टॉक का नाम है अजंता फार्मा। सेटअप के हिसाब से बहुत अच्छा अपमूव मिला है, बाय मोड पर है, ट्रेड कर रहा है 2574 पर। स्टॉप लगाना चाहिए 2550, करीब 24 रुपए का है। टारगेट फर्स्ट 2650। अपमूव मिलना चाहिए यहाँ पर अजंता फार्मा। ओके, अजंता फार्मा में स्विंग है। आई मीन कैश डेरिवेटिव्स दोनों में अच्छे स्विंग्स आ रहे हैं। कविता जी, आप क्या पिक करेंगे? तो क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन यहाँ एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट आया है। अगर आप देखें इसका प्रीवियस पीक जो कि 29 अगस्त के आसपास था, उसे सरपास करके आज अच्छे वॉल्यूम के साथ हम ब्रेकआउट आते हुए इस काउंटर में देखें तो एज अ स्विंग मूव ऑलरेडी आज 5 से 6% काउंटर ऊपर है। मुझे लगता है मौजूदा भाव या कर डिक्लाइन अप टू 7000 भी आप इस काउंटर को बाय कर सकते हैं। एज अ स्विंग मूव ये 7500 7800 के प्राइस टारगेट की तरफ बढ़ता हुआ दिख सकता है। विद स्टॉप लॉस ऑफ 6800 एज अ स्विंग इसे बाय करना चाहिए। एंड एज अ डिस्क्लेमर ये कॉल हमने हमारे क्लाइंट्स के साथ भी शेयर किया है। ओके, चलिए अब राजेश जी के पास चला जाए। राजेश जी, आपका कैश कॉल। अनुज जी, देखिए अवंती फीड्स लिमिटेड इसके ऊपर नजर है। एक बेहतरीन ब्रेकआउट है, कंसोलिडेशन था करेक्शन के बाद और उसके बाद आज रिवर्सल है। वॉल्यूम्स थोड़े कम है तो स्टॉप लॉस डेफिनेटली रखे 725 का और स्विंग को प्ले करे। इसका जो स्विंग का नेक्स्ट टारगेट आएगा वो आएगा करीबन 755 टू 760 का, अवंती फीड्स लिमिटेड। ओके, अवंती सीड्स। चलिए ये इस समय 3 आपके लिए कैश कॉल्स हो गई। आगे बढ़ते हैं आप जरा और थोड़ी सी और स्टॉक्स की बात करते हैं। एक बार निफ्टी लेकर आइए। अब किसी भी मोमेंट हम 25700 को शायद क्रॉस करने की तैयारी कर रहे होंगे। एक बार मैं ऑप्शंस डेटा देख लेता हूँ। 25700 पे काफ़ी कॉल राइटिंग हुई है, आज भी हुई है ऑब्वियसली। करीब 2 करोड़ से ज़्यादा ऐड हुए हैं ओपन इंटरेस्ट में। अभी करीब 13 रुपये के करीब प्रीमियम है 25700 का। पता नहीं, इंटरेस्टिंग हो सकता है। 25700 की कॉल 14.50 पर है अभी के लिए। एक बार भारत फोर्ज का चार्ट चेक लेते हैं क्योंकि अब स्टॉक जो है वो डी हाई पर आ रहा है और जो नंबर्स थे काफ़ी शानदार थे एक्सपेक्टेशंस के मुकाबले और गाइडेंस भी ठीक ठाक है। तो अगर कल थोड़ा सा यहाँ पर एक पॉजिटिव व्यू आया था। आज सुबह जब हम बिग स्टॉक्स की बात कर रहे थे तो मैंने एक स्पेसिफिकली एक बात कही थी कि भारत फोर्ज को भी मैं लेना चाहता था, इसलिए नहीं लिया था क्योंकि आज नंबर्स आ रहे हैं तो पता नहीं था। लेकिन अमित जी, भारत फोर्ज का चार्ट देखिए एक बार जरा, क्या व्यू रहेगा स्टॉक पर? जी अनुज जी, स्ट्रक्चर तो पॉजिटिव है। इसने अपना स्विंग हाई क्रॉस किया, प्रीवियस स्विंग हाई, और एक रेजिस्टेंस क्रॉस किया लगभग 1360 1365 के आसपास, और काफी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन यहाँ पे बन रहा है इस ब्रेकआउट में। तो एज लॉन्ग एज 1365 का लेवल जब तक इंटैक्ट रखते हैं 1365 का स्टॉक, तो प्रोबब्ली इट्स हेडेड फॉर 1410 एंड 1425। ओके, भारत फौज 1382, ये प्राइस का जो चलने का क्रम था वो थोड़ा सा और एग्रेसिव हो गया स्टॉक अब इस वक्त भारत फौज। याद रखिएगा सुबह जब बाजार खुलते साथ हमने पहला स्टॉक मार्क किया था
भारत फौज, जो कि मैंने बताया भी था आपको कि प्रॉपर्टी क्या है इसकी, दिसंबर 2024 के बाद का सबसे हाईएस्ट क्लस्टर, मल्टी मंथ ब्रेकआउट। कोटक सिक्योरिटी से श्रीकांत चौहान जुड़ चुके हैं। श्रीकांत जी, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। श्रीकांत, आपका ट्रेड क्या होगा इस वक्त का? बिल्कुल। तो देखिए, मुझे लग रहा है कि वैसे इस मार्केट में इस मार्केट की अगर एक्टिविटी देखें तो थोड़ी ब्रॉड बेस एक्टिविटी अभी आज नजर आ रही है और काफी एक स्ट्रांग रिकवरी वाला मार्केट में पैटर्न बना हुआ है। कंप्लीट रिवर्सल पैटर्न भी बोल सकते हैं, क्योंकि कल के लो को मार्केट ने तोड़ा है, कल के हाई को भी मार्केट ने क्रॉस कर दिया है। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा ब्रॉड बेस एक्टिविटी देखने मिलेगा और यहाँ पे लोढ़ा डेवलपर्स, ये मुझे अच्छा लग रहा है। यहाँ पे हमने एक अच्छी रिकवरी देखी है लोअर लेवल से, करंट लेवल से 1222 के। अगर तेजी यहाँ पे जैसे एक्सपेक्टेड है, अगर वैसे बनती है तो ये स्टॉक कम से कम 1280 से लेकर 1300 तक के लेवल्स दिखा सकता है। करंट लेवल से इसे खरीदे 1220 1225 में, और जो स्टॉप लॉस हमें रखना है वो हम रखेंगे 1195, जो आज का डेज लो है। तो 1195 के स्टॉप लॉस के साथ लोढ़ा डेवलपर्स को करंट लेवल से खरीदने की राय रहेगी। ओके, लोढ़ा डेवलपर्स को करंट लेवल से खरीदने की राय रहेगी। 25,700 किसी भी मोमेंट हो सकता है निफ्टी पर, 25,698 इस समय, और 25,699 का हाई है, याद रखिएगा। ये भी लगा है कुछ देर पहले, तो बस वेट करते हैं 25,700 होगा या नहीं होगा। यतिन के पास चलते हैं। आज जो म्यूचुअल फंड का डेटा आया, एक बार उसको थ्रेडबेयर वापस डिस्कस करते हैं। यतिन, थोड़ा डिसअपॉइंटिंग रहा डेटा। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। डिसअपॉइंटिंग ज़रूर रहा लमसम साइड पे, लेकिन जो SIP का आंकड़ा है ये बहुत स्टेबल है। इनफैक्ट अगर हम SIPs की बात करें तो यहाँ फ्लो बहुत ही स्टेबल आपको लगभग 26,600 करोड़ रुपए के ऊपर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है, जो पिछले महीने लगभग आपको 29,361 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा था। तो ब्रॉडली ये जो SIP का नंबर है 29,500 पे स्टेबल दिखाई पड़ रहा है। लेकिन अगर हम बात करें जो हाइब्रिड इन्फ्लोज हैं, ये बढ़ते हुए नजर पड़ रहे हैं, क्योंकि जो हाइब्रिड फंड्स हैं जहां डेट का एक्सपोजर ज़्यादा है, यहाँ आपको मोमेंटम देखने को मिल रहा है। इक्विटी फंड्स में हालांकि निवेश का ट्रेंड थोड़ा फीका पड़ा है। जो सितंबर में 30,400 करोड़ का आंकड़ा था वो घट के अब अक्टूबर में लगभग 24,670 करोड़ रुपए के आसपास आता हुआ नजर पड़ रहा है। सेम हाल है लार्ज कैप फंड्स का, जहां लमसम इन्वेस्टमेंट्स पे थोड़ा इंपैक्ट हुआ है। पिछले महीने यानी सितंबर में अगर हम देखें तो 2300 करोड़ रुपए के आसपास का निवेश था, ये घट के लगभग 970 करोड़ रुपए के आसपास आता हुआ नजर पड़ रहा है। अगर हम बात करें मिड कैप और स्मॉल कैप के निवेश का ट्रेंड, ये भी पॉजिटिव नहीं दिखाई पड़ रहा है। इनफैक्ट अगर हम मिड कैप फंड्स की बात करें तो सितंबर के महीने में लगभग 5100 करोड़ के आसपास का इन्फ्लो था, जो घट के 3800 करोड़ रुपए के आसपास आया। तो यहाँ अगर हम देखें तो एक 1200 करोड़ रुपए की कट आती हुई नजर पड़ रही है, और स्मॉल कैप फंड्स में 1000 करोड़ से फिगर मंथ ऑन मंथ आपको गिरता हुआ नजर पड़ रहा है, जो कि लगभग आया है 3500 करोड़ रुपए के आसपास। ओके, चलिए, तो ये इस समय म्यूचुअल फंड डेटा आपके लिए इस समय स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा। शुक्रिया यतिन। खैर, अब आगे बढ़ते हैं मार्केट में इस समय, और भारत फौज अब डे हाई पर आ गया। डे हाई इनफैक्ट क्रॉस कर रहा है भारत फौज। थोड़ी सी रिकवरी आपको बजाज फिनसर्व में दिखाई देगी लोअर लेवल से, ये थोड़ा सा एक रिकवरी दिखा रहा है। अच्छा, मीनवाइल बलरामपुर चीनी के नंबर्स आए थे, नंबर्स अच्छे हैं बलरामपुर चीनी के, लेकिन इशू क्या है, कमोडिटी कंपनी है और अब रेड में है ये अभी भी स्टॉक, क्योंकि अभी शुगर के प्राइसेस गिरे हैं पिछले कुछ दिनों में, तो कहीं उसका इम्पैक्ट तो ना मार्केट फेयर कर रहा हो, तो इसके लिए वैसे भी अब खैर ये FNO में रहा नहीं, सिर्फ कैश का स्टॉक है। एक और स्टॉक देखते हैं, इंडस टावर। यहाँ पर एक बड़ी ब्लॉक डील हुई थी, वो स्टॉक फिर अब 400 के आसपास कुछ सेटल होने की कोशिश करता हुआ। आप धमाकेदार ऑप्शंस अगर हैं तो प्ले करते हैं, और हमारे पास धमाकेदार ऑप्शंस के लिए मानस जी, अमित जी और श्रीकांत जी हैं। तो मानस जी, आप शुरुआत करिए धमाकेदार ऑप्शंस की। तो देखिए, धमाकेदार ऑप्शन के लिए भारत फोर्ज के 1400 के कॉल ऑप्शन में खरीदारी करनी है। 27 रुपए के आसपास ये ऑप्शन ट्रेड हो रहा है। 14 रुपीज के स्टॉप लॉस से भारत फौज का 1400। ये भारत फौज की 1400 की स्ट्राइक आपको पिक करनी है। ट्रेड मोर और लेस क्लियर है, 28 पे ट्रेड करता हुआ। अमित जी, आपका ट्रेड क्या रहेगा? वीरेन जी, मैंने मॉर्निंग में BL रिकमेंड किया था लगभग 419.20 के लेवल पे। यहाँ मुझे काफी अच्छी खासी स्ट्रेंथ नजर आ रही है। 430 का कॉल ऑप्शन जो कि लगभग 7 रुपए 90 पैसे 7.90 पे ट्रेड कर रहा है, इसे बाय करें। स्टॉप लॉस रखेंगे 5 रुपीज का, और टारगेट्स हमारे 13 रुपीज तक के रहेंगे BL के 430 के कॉल ऑप्शन। ओके, श्रीकांत जी, गुड आफ्टरनून। श्रीकांत जी, आपका ऑप्शन ट्रेड?
गुड आफ्टरनून अनुज। तो देखिए अनुज जी, मुझे लगता है करंट लेवल से मेटल स्टॉक्स में काफी अच्छी तेजी बन रही है और मुझे लगता है और वहां पे कंटिन्यूएशन बनेगा। वेदांता, हिंदुस्तान कॉपर में तो हम लोगों ने तेजी देखी है। अब मुझे लगता है कि जो स्टील स्टॉक्स है वहां पे और तेजी बनेगी और टाटा स्टील को करंट लेवल से खरीदा जाना चाहिए, यानी कि 180 की जो स्ट्राइक प्राइस है, जिसके कॉल ऑप्शन अभी ₹5.30 ₹5.35 के करीब ट्रेड कर रहे हैं, करंट लेवल से इसे खरीदे। और यहाँ पे जो स्टॉप लॉस हमें रखना है वो आज के दिन के लोवेस्ट लेवल्स का रखेंगे, ₹3.80 का स्टॉप लॉस रखें। और हमें लगता है कि यहाँ पे कम से कम ₹8 से लेकर ₹10 की टारगेट्स नजर आते हैं। ओके, तो ये बात हो गई टाटा स्टील की, तो इस पर रखें फोकस। इंडसइंड बैंक भी आज फोकस में है, 3% की रैली है। एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ आई है रॉयटर्स में, बोनस और सैलरी को वापस लेने की प्रक्रिया। यतिन, क्या मामला है ये? गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और रॉयटर्स की तरफ से एक बड़ा खुलासा आता हुआ नज़र पड़ रहा है। ऑब्वियसली ये सोर्स बेस्ड इन्फॉर्मेशन है, इसकी हमने कोई ड्यू डिलिजेंस नहीं किया, कंपनी को नहीं लिखा। लेकिन रॉयटर्स की स्टोरी अगर आप बिलीव करें तो इंडसइंड बैंक में एक बड़ा जो है इंटरनल इंक्वायरी बैठा है, जिसके अंदर बैंक अपने प्रीवियस एम्प्लॉयज़, खास करके सीईओ और सीएफओ के बोनस, सैलरी और ईसॉप अवार्ड्स को क्लॉबैक करने की बातें कर रहा है। क्लॉबैक का मतलब ये है कि आपको एक परफॉर्मेंस लिंक्ड पैकेज दिया जाता है, आपकी सैलरी, आपके जो बोनसेस हैं और आपके जो ईसॉप्स हैं, आपके परफॉर्मेंस के ऊपर आपको अवार्ड किए जाते हैं। लेकिन अकाउंटिंग में धांधली के चलते ऑब्वियसली इंडसइंड बैंक बहुत समय से इशू में आपको दिखाई पड़ रहा है। इनफैक्ट जो फॉर्मर सीईओ हैं सुमंत कतपलिया और अरुण खुराना जो सीएफओ थे या डिप्यूटी सीईओ कह लीजिए, इनके दोनों की जो ओवरऑल सैलरीज थी, बोनस थे, उसको क्लॉबैक किया जाएगा। और कहीं ना कहीं इंडियन मार्केट रेगुलेटर, आरबीआई, ईडी और सेबी, इनसाइडर ट्रेडिंग से लेके अकाउंटिंग की गड़बड़ियाँ ऑलरेडी वहाँ जांच हो रही है। और अगर ये जांच पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाती है तो जो इन्फ्लेटेड प्रॉफिट्स और रेवेन्यूज़ कंपनी ने बताए थे और उसके बेसिस पे जो बोनस सैलरी दी गई थी, वो इन लोगों से और जो बड़े एग्जीक्यूटिव हैं इनसे वापस ले सकती है। ओके, काफ़ी इंटरेस्टिंग है यतिन, बहुत बहुत शुक्रिया। गाबा सर, आपका तो फेवरेट स्टॉक है इंडसइंड बैंक और काफ़ी मोमेंटम में भी है, अब क्या व्यू रहेगा स्टॉक पर? न्यूज़ तो अच्छा है, गलती से लिया पैसा तो वापस दो, बिल्कुल, दैट्स द वे इट शुड बी गवर्नेंस। स्टॉक मुझे पसंद है। आई थिंक सुबह भी हमने 10:06 सुबह बात की थी, एक ब्रेकआउट मिला है शॉर्ट टर्म पे, लेकिन स्ट्रक्चरली देखा जाए तो एक बहुत बढ़िया रिवर्सल पैटर्न बना है करीब 750-760 के आसपास। उसका टारगेट करीब 850-900 है, मेरे ख्याल से वहां तक जाएगा, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। शॉर्ट टर्म में 800 का स्टॉप लगा चले और बाय और होल्ड करें, घबराए नहीं, डरे नहीं, तो मेरे ख्याल से अप मूव ऑन है। फर्स्ट टारगेट 850, फिर 870 फिर 900 पॉसिबल है। लॉन्ग टर्म होल्ड, डिस्क्लेमर मेरे पास पोर्टफोलियो में है। ओके, लॉन्ग टर्म होल्ड, डिस्क्लेमर पोर्टफोलियो में है। इसका एक बार ज़रा आप 2 हफ्ते का चार्ट दिखाइए ज़रा इंडसइंड बैंक का। और एक चीज़ जो हमने आवाज़ पे डिस्कस की थी, जिस दिन इसके नंबर्स आए थे वीरू, नंबर्स ख़राब थे और एक क्लियर कट व्यू लिया गया था 750 पर कि यहाँ शॉर्ट ना करें, बल्कि अगर आप एक अग्रेसिव ट्रेडर हैं तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहा है आपको। उसके बाद हमने इसको रिविजिट किया था जब वोडाफोन आइडिया के ऊपर थोड़ा सा पॉजिटिव जजमेंट आई थी कि ये उसके लिए पॉजिटिव था, तब करीब 790 पर था। तो 750 पर, 790 पर, 2 लेवल्स पर हमने बात की थी। आई थिंक बीच बीच में एक आध बार ये चार्ट जीपीटी वगैरह पे भी आया था। तो कई बार टाइमिंग मैटर करती है, जो लोग कहते हैं ना कि टाइमिंग मार्केट में मैटर नहीं करती, टाइमिंग काफ़ी मैटर करती है। कई स्टॉक्स हैं जिनके मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ जहाँ पर आप अच्छे स्टॉक में फंस जाते हैं और ख़राब स्टॉक में पैसा बना लेते हैं। मैं यहाँ पे कोई जजमेंट कॉल नहीं दे रहा हूँ स्टॉक को लेकर, लेकिन टाइमिंग काफ़ी मैटर करती है कई बार इन चीज़ों में। जी, टाइमिंग मैटर करती है और वाकई अगर आप देखें बहुत सटीक समय पे उस कर्व को पकड़ा गया था CNBC आवाज़ पे। और अब याद रखिएगा, अब ये स्टॉक जो है बहुत हद तक अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है 200 डेमा के लिए, जो कि अलाइंड है, मतलब जो कि प्राइस आता है 858 के आसपास। अच्छा, बहुत देर से हमने गुफ्तगू बातचीत जो है वो निफ्टी आईटी को लेकर नहीं की। फाइनली पोस्ट आई थिंक 29 अक्टूबर यानी नवंबर की सीरीज़ में पहली बार शायद हम जा रहे हैं निफ्टी आईटी पर 100 डेमा के ऊपर क्लोज होने में, लेकिन अभी तक सेकेंड कंसेक्यूटिव क्लोज अभी तक नहीं आया। और ये कब से नहीं हुआ है याद रखिएगा, ये अब से जुलाई 2025 से अब तक नहीं हुआ है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। बट एक बार लेके आइए आप, मतलब मैं ये कह रहा हूँ, अगर मान लीजिए कल से हम ये जर्नी स्टार्ट करते हैं 100 डेमा के ऊपर की, क्या क्या होगा कैप्चर करने के लिए। आज कोफोर्ज ट्रेड में शामिल था, लेकिन मेरी निगाह जा रही है परसिस्टेंट पर।
मानस क्या अग्रेसिव प्लेसमेंट है परसिस्टेंट की। आपके पास पूरी लगभग 1 साल की स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल, आपने 6000 के कॉल राइटर्स को ट्रैप कर दिया। प्लीज 6000 की कॉल रखिएगा स्क्रीन पे। क्या व्यू रखें सेकेंड हाफ ऑफ नवंबर के लिए परसिस्टेंट पर? देखिए, व्यू तो बहुत पॉजिटिव है। मॉर्निंग में मैंने यहाँ पर रिकमेंडेशन भी दिया हुआ है। एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है, और अगर हम आने वाले 20 से 25 दिनों की बात करें, मेरा समझना है कि 6400 तक के भाव आपको परसिस्टेंट दिखा सकता है। तो बिल्कुल जब तक 5850 के ऊपर ट्रेड करता रहे, हर गिरावट पे खरीदारी की जा सकती है परसिस्टेंट पे। ओके, परसिस्टेंट यहाँ पर आप चाहें तो हर गिरावट में ख़रीदारी कर सकते हैं, ये आपके लिए भी हो गया। आज सुबह भी चैनल पर डिस्कस हुआ था परसिस्टेंट। चलिए काम करते हैं, 4 का चौका की शुरुआत कर लेते हैं। सस्ता ऑप्शन लेंगे हम मानस जी से, फिर चलेंगे श्रीकांत जी के पास एफएन सुपरस्टार के लिए, कविता जी के पास चार्ट का चमत्कार ट्रेड के लिए, और मिड कैप फंडा के लिए मयूरेश जोशी जी हमारे साथ। मानस जी बताइए आपका सस्ता ऑप्शन ट्रेड। तो देखिए, अशोक लेलैंड पे ध्यान है, क्योंकि आप अनुज जी देखें तो यहाँ पर स्टॉक 144 पे काफी समय से रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। आज 144 का आंकड़ा ब्रेक हुआ है, वॉल्यूम्स बेहतर है, तो अशोक लेलैंड का 145 का कॉल ऑप्शन लिया जा सकता है। 4 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है। 3 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 7 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। जेम स्ट्रॉन्गेस्ट इन ऑटो स्पेस अशोक लेलैंड, 4 रुपए पे आपको एक कॉल लेनी है। और अब चलते हैं श्रीकांत जी के पास एफएन सुपरस्टार पिक करने के लिए। श्रीकांत क्या पिक कर रहे हैं आप? तो देखिए, यहाँ पे जो हमें अच्छा लग रहा है एफएनओ में, वो है स्टॉक सन फार्मा। काफी अच्छा एक टेक्निकल ब्रेकआउट यहाँ पे बना हुआ है। 1720 के करीब ट्रेड कर रहा है, और अगर तेजी बनती है तो ये स्टॉक कम से कम 1770 से लेकर 1790 तक के लेवल्स भी दिखा सकता है। करंट लेवल से खरीदने की राय रहेगी। 1680 का स्टॉप लॉस रखना, 1690 का स्टॉप लॉस, सॉरी 1690 रुपए का स्टॉप लॉस रखना जरूरी है। ओके, कविता जी के पास चला जाए। कविता जी बताइए आपका चार्ट का चमत्कार। तो अनुज जी, एलएनटी की प्लेसमेंट काफी अच्छी है। अपने 10 ईएमए को रीगेन करके आज एक बहुत अच्छी क्लोजिंग देते हुए है काउंटर। मुझे लगता है अंटिल काउंटर 3900 के लेवल के ऊपर है। यहाँ एज अ स्विंग ट्रेड भी आप ले सकते हैं फॉर 4100 4200 प्राइस टारगेट। फॉर एन डे पर्सपेक्टिव मुझे लगता है 3990 4020 के प्राइस मूव बनते हुए दिखना चाहिए। स्टॉप लॉस मेंटेन करें 3930 का। ओके, एलएनटी 3961 पे आपका बाय कॉल है। अब चलते हैं आज के मिड कैप फंडा कॉल के लिए मयूरेश जी के पास। मयूरेश जी क्या पिक कर रहे हैं आप? तो वीरेश जी, आई थिंक हमें बीएसटी टिलर्स एंड ट्रैक्टर्स काफी पसंद आ रहा है। सेकंड क्वार्टर के नंबर्स काफी अच्छे थे। इनफैक्ट पावर टिलर्स, पावर वीडर्स, इसकी जो सेल्स ग्रोथ थी ईयर ऑन ईयर और फर्स्ट हाफ में भी लगभग 40% के ऊपर ग्रो हुई है। ट्रैक्टर्स में भी एक 11% की ग्रोथ देखी गई है। ओवरसीज ट्रैक्टर्स यानी एक्सपोर्ट ऑफ ट्रैक्टर्स में थोड़ी डीग्रोथ है, बट आई थिंक मैनेजमेंट फील्स वेरी वेरी होपफुल ऑन दैट। इसलिए आई थिंक जो अप्रोप्रिएट सेगमेंट्स है टिलर्स और वीडर्स, यहाँ पे ग्रोथ अभी भी कंटिन्यू हो सकती है, क्योंकि मानसून बेहतर रहे, एक्सटेंडेड रहे हैं, और राबी सीजन में भी आई थिंक इनको एड करेगा वॉल्यूम ग्रोथ। प्राइसिंग हैज रिमेन्ड इंटैक्ट, एबिटा मार्जिन्स काफी स्ट्रॉन्ग रहे हैं, हेल्दी बैलेंस शीट है विद वेरी नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ डेट onto its books on a gross debt basis. And at the same time, I think your utilization levels हैं टिलर्स हो या ट्रैक्टर्स हो, कैपेसिटी से काफी दूर है, which means capex एडिशनल की जरूरत नहीं पड़ेगी, और कैश फ्लोस काफी स्ट्रॉन्ग रहेंगे। तो मुझे लगता है आई थिंक ये स्टॉक पे ध्यान देना चाहिए। जो रेटिंग, रैंकिंग, इंस्टीट्यूशन होल्डिंग देखते हैं, ये सारे पहलू ये फुलफिल करता है। वीएसटी टिलर्स आपके बाय कॉल है। मैं चारों ट्रेड स्कीम पे देता हूँ जो कि हमने 4 का चौका में पिक किए। पहला ट्रेड था हमारा जायसवाल जी का, ट्रेड आया अशोक लेलैंड की कॉल 145 की स्ट्राइक 425 पे ट्रेड करती है। उसके बाद श्रीकांत चौहान जी ने पिक किया आज का एफएनओ सुपरस्टार। आज का एफएनओ सुपरस्टार रहा उनका सन फार्मा फ्यूचर्स। अभी कुछ देर पहले कार्यक्रम की शुरुआत में ही जो हमने पहला स्टॉक मार्क किया था फार्मा में, मोमेंटम अच्छा है इसमें। और उसके बाद कविता जी चार्ट का चमत्कार पिक किया उन्होंने इंदौर से, और चार्ट का चमत्कार कॉल रही उनकी एलएनटी फ्यूचर्स। और मयूरेश जी ने अभी अभी वीएसटी टिलर्स को बाय कॉल में रिकमेंड किया। निफ्टी इट्स 25662, वही मतलब इसने सम्मान दिया 25700 के कॉल राइटर्स को थोड़ा सा। और भारत फौज इस क्लोजिंग का अब तक का सुपरस्टार है। अशोक लेलैंड और क्या बास्केट है जो कि अच्छा कर रही है। एक बार फाइनली लेके आइए आप डिफेंस स्पेस पूरा। बीएल, ये अमित जी की कॉल थी। एचएल सुबह सुबह मैंने पिक किया था, उसके बाद हमने डिस्कशन भी किया था, वही कंक्लूजन निकल के आया कि 200 EMA इज अ ग्रेट जोन टू बाय और टू गेट लॉन्ग ऑन एचएल। बट एचएल अब फाइनली अगर आप देखें शायद एक प्रिपेयर करता हुआ अपने आप को किसी बड़े ब्रेकआउट के लिए। श्रीकांत, आप एक व्यू दीजिएगा। बीएल पे डिस्कशन कुछ देर पहले ही हुआ। हम ये
स्क्रीन पर एक क्लासिकल आई थिंक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर देख रहे हैं, एक स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल है जो बाइसेक्ट होने को तैयार है। 4900 का क्लस्टर अगर ये निकाल गया एचएल पर, तो आप कैसे ट्रीट करेंगे इसको? बिल्कुल, तो देखिए इसमें वैसे देखा जाए तो जब इसमें राइट शोल्डर का फॉर्मेशन बन रहा था तो काफी कॉम्प्लेक्स पैटर्न बना हुआ है, और उस कॉम्प्लेक्स पैटर्न में से जबकि ये रिकवरी बनी है 3 डेज की, आज के वॉल्यूम्स हमें काफी क्लोजली देखने पड़ेंगे, लेकिन ओवरऑल मुझे लग रहा है कि इसमें और इस पर्टिकुलर सेक्टर में काफी अच्छी एक्टिविटी बनी है। तो ये स्टॉक यहाँ से जब 4900 के लेवल्स क्रॉस करेगा तो कम से कम मुझे लगता है 5100 तक के लेवल्स भी दिखा सकता है, और काफी लाइक कॉम्प्लेक्स पैटर्न में से जब स्टॉक रिकवर होते हैं या तो ब्रेकआउट करते हैं तो सिमिलर सॉर्ट ऑफ फॉर्मेशन बना हुआ है। तो आई एम वेरी मच श्योर कि ये स्टॉक 4900 के लेवल्स को तोड़ते हुए एक बार 5100 तक के लेवल्स दिखा सकता है। ओके, मीनवाइल एक बार वो भारत फोर्ज, मानस जो आपका ऑप्शन ट्रेड था आई थिंक 25-26 पे पिक किया गया था वो 1400 कॉल, इंट्राडे में मैं देखा 38-70 तक गया वो। आपका टारगेट क्या था उस ऑप्शन में, और क्या प्रॉफिट बुकिंग का ओके टारगेट बढ़े हैं आपके, तो मेंटेन रखें इस ट्रेड को ना? देखिए 50 रुपए के आसपास के टारगेट थे, और मेरे ख्याल से जो हाइज बने हैं वो 38 रुपीज। हाँ, बिल्कुल मेंटेन रखना चाहिए। आई थिंक स्टॉप लॉस को जरूर रिवाइज करें, क्योंकि स्टॉप लॉस 14 रुपीज के थे, उसको स्टॉप लॉस को रिवाइज करके 24 पे लगा लेना चाहिए। ओके, चलिए अब बात करते हैं कल आने वाले नंबर्स की। कल सबसे इंपॉर्टेंट नंबर्स में रहेंगे ऑब्वियसली एशियन पेंट्स, और एफएनओ में भी अगर आप देखेंगे तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, आईजीएल और अशोक लेलैंड समेत 5 कंपनियों के नंबर्स आएंगे। हमारे साथ मंगलम, आशीष और कंचन हैं इन नंबर्स का प्रीव्यू करने के लिए। ध्यान रखें ये नंबर्स जिस क्वार्टर में आएंगे उसमें शायद कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी थी, लेकिन शायद थोड़ी कम होनी शुरू हुई होगी। मंगलम, एशियन पेंट से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? तो एशियन पेंट्स को 2 तरह से देखेंगे। सबसे पहले तो जो क्वार्टर के नंबर्स हैं, और उसके अलावा जो अंडरलाइंग अभी मोमेंटम है मार्केट में। तो सबसे पहले अगर आप मोमेंटम देखें मार्केट का, स्टॉक जो है अपने लो से 25% चल चुका है। लोग सोच रहे हैं कंपेटिटिव इंटेंसिटी कम होगी, बिरला ओपस में भी लीडरशिप चेंज आया है, और जो वैल्यूएशन के तहत भी अगर स्टॉक देखें 5 साल का एवरेज जो है वो 60 टाइम्स था, अभी 50 टाइम्स है, तो ब्रोकरेजेस भी काफ़ी पॉजिटिव हो गए हैं। तो अंडरलाइंग जो एशियन पेंट्स का मोमेंटम है वो पॉजिटिव है। इस लिहाज से ये नंबर्स जो हैं वो वीक होने की आशंका है, बिकॉज सेकेंड क्वार्टर में हमें मालूम है बारिश काफ़ी हैवी और एक्सटेंडेड थी, प्रोडक्ट मिक्स भी वीक था, क्योंकि जो हाई मार्जिन एक्सटीरियर पेंट्स है वो बारिश के टाइम यूज़ होता नहीं है, कंपेटिटिव इंटेंसिटी काफ़ी हाई है, और इंक्रीज कॉस्ट ऑफ सेल्स भी है। और हमें बाकी सब कंपनी से नंबर्स भी मिल चुके हैं। 1% रेवेन्यू ग्रोथ की आशंका है, 8,105 करोड़, एबिटा 7% बढ़ेगा, करीब 1,325 करोड़, और नेट प्रॉफिट जो है वो 25% बढ़ेगा। सेम टाइम लास्ट क्वार्टर वो कंपनी के हिस्ट्री में वन ऑफ द वीकेस्ट क्वार्टर्स था, तो उस फेवरेबल बेस पे ये नंबर्स काफ़ी अच्छे लगेंगे। बट 1% रेवेन्यू ग्रोथ, वॉल्यूम ग्रोथ 4 से 5% के आसपास, यही वो मैनेजमेंट भी कह रहा है। बट ये क्वार्टर थोड़ा सा वीक रहेगा। मैनेजमेंट कमेंट्री पे हो सकता है स्टॉक में रिकवरी आए अगर वीक नंबर्स हो, और अगर ये वीक नंबर्स पे थोड़ी सी बीट आए तो अंडरलाइंग मोमेंटम इतना स्ट्रांग है कि स्टॉक चलता ही रहेगा। बिल्कुल, तो ये बात हो गई एशियन पेंट्स की। इस पर एक व्यू ले लेते हैं एक्चुअली टेक्निकली स्टॉक कैसा प्लेस्ड है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। गाबा सर, एशियन पेंट्स देखिए जरा, अच्छा मोमेंटम है स्टॉक में पिछले कुछ दिनों से, और एक सेंस तो बनी है पिछले क्वार्टर के लो के बाद से स्टॉक ने मुड़ के नहीं देखा है। टेक्निकली क्या व्यू बन रहा है? टेक्निकली शॉर्ट टर्म में नहीं देखना चाहिए, लेकिन मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म देखना चाहिए। बहुत बढ़िया ब्रेकआउट मिला है एशियन पेंट्स में, करीब 2565 पर। इसका जो नेक्स्ट लॉजिकल टेक्निकल टारगेट है 2800 है। अब ट्रेड करें 2652, मतलब 150 या 150 रुपए, 150 रुपीज अपू है यहाँ पर। हो सकता है थोड़ा साइडवेज मिले, शॉर्ट टर्म में थोड़ा स्ट्रेच है, तो अनस्ट्रेचिंग की जरूरत है, या तो टाइम वाइज करेक्शन या अपमूव, लेकिन अपमूव ऑन है। स्टॉप थोड़ा डीप लगाना चाहिए 2600, और उसको प्ले करना चाहिए डिलीवरी में, न कि फ्यूचर्स में। ओके, 2600 का स्टॉप, 2800 के टारगेट। अशोक लेलैंड से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? कंचन से जानते हैं। कंचन, गुड आफ्टरनून, बताइए। जी, गुड आफ्टरनून। नंबर्स हमें सेकंड क्वार्टर में पॉजिटिव साइड में देखने को मिलेंगे। अगर हम कंपनी के टॉप लाइन की बात करें तो यहाँ पे एक अच्छा खासा जंप जो है वो क्वार्टर 2 में हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 11% तक का इजाफा एक्सपेक्टेड है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी फ्रंट में यहाँ पे हमें जो नंबर्स हैं वो फ्लैट साइड में देखने को मिलेंगे। मार्जिन की बात करी जाए तो 12% तक मार्जिन जो है वो रिपोर्ट किए जा सकते हैं। इसमें सबसे ज्यादा जो सपोर्ट है वो मिल रहा है वॉल्यूम ग्रोथ से। वॉल्यूम में अगर आप देखें तो हमें करीब करीब 8% से लेके 10% तक का एक अपटिक देखने को मिल सकता है इस क्वार्टर के अंदर। मीडियम टू हैवी कमर्शियल व्हीकल की बात करी जाए तो वहां से भी 9% तक का जो ग्रोथ का सपोर्ट है वो आता हुआ दिखाई दे सकता है। लाइट कमर्शियल व्हीकल की जो सेल्स है वो भी
5 से लेके 7% तक बढ़ती हुई नजर आ सकती है। इनफैक्ट जो इसका एक्सपोर्ट मिक्स है वो भी हमें यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में इंप्रूव होता हुआ दिखाई दे सकता है, जिसके चलते जो ये वाला क्वार्टर है वो हमें थोड़ा सा पॉजिटिव साइड में आता हुआ दिखाई देगा। हमने देखा था कि लास्ट क्वार्टर यानी कि फर्स्ट क्वार्टर तो जो था वो इनका काफी ज्यादा सबड्यूड रहा था, तो लो बेस भी है उसके कंपैरिजन में। अगर ये वाला क्वार्टर देखें तो नंबर्स अच्छे इस टाइम पे एक्सपेक्टेड है। और इस टाइम पे अगर बात करें फोकस एरिया की, तो मैनेजमेंट इस टाइम पे किस तरीके से गाइडेंस देती है, क्या जो गाइडेंस दी गई थी वहां पे कोई कट आता है या उसको इंटैक्ट रखा जाता है, ये आपका की फोकस एरिया होगा। बट मोटा मोटी नंबर्स अच्छे हैं, नंबर्स अच्छे हैं। और देखिए रखिएगा बहुत ही एग्रेशन के साथ स्टॉक अपने नंबर्स को विजिट करने जा रहा है। अशोक लेन क्लोज टू इट्स ऑल टाइम हाई। अब आशीष के पास चलते हैं। दो नंबर्स HL जिसका जिक्र मैं कर रहा था अभी, और साथ ही साथ IGL। आशीष पहले HL क्या एक्सपेक्टेशन है? देखिए ठीक ठाक नंबर्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। रेवेन्यू की बात करें तो 13% का इजाफा आपको पिछले साल के मुकाबले नजर आएगा। एबिटा की जो ग्रोथ है ये भी लगभग 13% के आसपास देखने को मिलेगी। और जो मार्जिन्स 27.4% के थे पिछले साल, ये बढ़कर 27.5% देखने को मिल सकते हैं। मुनाफा 16% बढ़कर 1750 करोड़ के आसपास देखने को मिल सकता है। अब दरअसल अगर आप देखें तो ऑर्डर बुक का जो एग्जीक्यूशन है ये ठीक ठाक देखने को मिला, अच्छा देखने को मिला है, और इसी के चलते रेवेन्यू ग्रोथ यहाँ पर आपको नजर आएगी। ये जो मार्जिन एक्सपेंशन सीमित है, इसमें जो सप्लाई चेन थोड़ी सी ईज आउट हुई है, इसका यहाँ पर बेनिफिट देखने को मिलेगा। लेकिन इसके नतीजों में नंबर्स के अलावा कुछ की मॉनिटरेबल्स यानी मार्केट्स, और खासतौर पर अगर आप देखें तो जो एनालिस्ट हैं वर्किंग कैपिटल साइकिल जो है इसको काफ़ी क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं। इसके अलावा जो तेजस MK1 की डिलीवरीज है इसके ऊपर मैनेजमेंट क्या कहता है, ये बहुत बड़ा की मॉनिटरेबल है। तो नंबर्स अगर आप देखें तो ओके ठीक ठाक यहाँ पर एक्सपेक्टेड है। अब बात कर लेते हैं IGL की। तो IGL के नंबर्स अगर आप देखें तो थोड़े सी वीकर साइड पर नजर आ रहे हैं। और दरअसल अगर आप देखें तो रेवेन्यू सीक्वेंशियली, क्योंकि ऑयल एंड गैस कंपनी है तो 10% की बढ़त यहाँ पर आपको नजर आएगी। एबिटा बिल्कुल फ्लैट है, 512 करोड़ से घटकर 506 करोड़ है। मार्जिन्स करीब 11.8% है, गिरावट यहाँ पर आपको नजर आ रही है। और मुनाफे का आंकड़ा भी 428 करोड़ से घटकर तकरीबन 400 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल सकता है, यानी 6-7% की गिरावट आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। अब दरअसल आप देखिए कि इस तिमाही के दौरान क्या हुआ है कि हायर APM प्राइसेस हुए हैं और वीकर जो रुपी है इसका इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिला है। और जो कॉस्ट इंक्रीज इन्होंने की है, प्राइस इंक्रीज की है, इसका कोई खास बड़ा बेनिफिट यहाँ पर नंबर्स पर एक्सपेक्टेड नहीं है। वॉल्यूम के लिहाज से भी देखें तो सीक्वेंशियली ग्रोथ यहाँ पर डी ग्रोथ देखने को मिलेगी, और एबिटा जो है इसमें भी गिरावट है। तो ओवरऑल IGL की तरफ से कमज़ोर नंबर एक्सपेक्टेड है। IGL की तरफ से कमज़ोर नंबर्स। और बहुत बहुत शुक्रिया आशीष आपका इस पूरी चर्चा के लिए, और कंचन आपका भी, मंगलम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए अब हम आखिरी के आधे घंटे में स्लिप कर रहे हैं, मतलब आखिरी के लास्ट 30 मिनट्स के लिए। लेकिन उससे पहले देखिए अशोक लेन के नंबर्स पर चर्चा हुई, टेक्निकल सेटअप पर चर्चा हुई। मीनवाइल आपकी स्क्रीन पे आएगा M&M एट ऑल टाइम हाई 37 पर। और पोस्ट अर्निंग्स देखिए, अर्निंग्स इसकी आई थी मेरे ख्याल से करीब 3 नवंबर के आसपास, उसके बाद से देखिए 37। ये अमित जी आपका ट्रेड क्या है? मैं जो जिस प्रकार का ब्रेकआउट है, और हमारे पास नवंबर में काफ़ी टाइम है, ऑप्शंस रीजनेबली प्राइस्ड हैं, M&M को कैसे टैकल करेंगे आप ऑप्शंस में? जी वीरेंद्र जी, इसको इनफैक्ट इसको भी शॉर्टलिस्ट करके रखा हुआ था। काफी स्ट्रॉन्ग काउंटर है, और जब मार्केट फॉल कर रहा था तब भी इसने लेवल्स अपने मेंटेन किए थे, और आज हम यहाँ पे एक ब्रेकआउट देख रहे हैं। तो M&M में 3750 का कॉल ऑप्शन लगभग ट्रेड कर रहा है 70 रुपीज के आसपास। 70 का 3750 का कॉल ऑप्शन, इस कॉल ऑप्शन को बाय करने की सलाह है। स्टॉप लॉस हम लगभग रखेंगे 40 रुपीज का, और टारगेट्स यहाँ पे रहेंगे 120 की। ओके चलो अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा मार्केट को वापस देखते हैं। क्लियरली थोड़ा सा 25,700 के आसपास आकर एक ब्रेक लिया मार्केट ने, 25,699.9 तक गया एग्जैक्टली, और वहाँ से फिर थोड़ा सा हल्का सा कूल ऑफ आया। यहाँ पर वोडाफोन आइडिया की कॉल चल रही थी, वहाँ से कुछ पॉजिटिव निकल कर आया, 8% के करीब ये स्टॉक ऊपर है। भारत फोर्ज काफ़ी शानदार मोमेंटम में, उसके अलावा BHEL, और एक स्टॉक अभी डिस्कस नहीं किया अब तक, इंटरग्लोब एविएशन। एक बार इंटरग्लोब एविएशन लेकर आइए ज़रा, 5800 के करीब इस समय इंटरग्लोब एविएशन ट्रेड करता हुआ। कविता जी क्या व्यू रहेगा इंडिगो पर? मोमेंटम तो काफ़ी शानदार है आज यहाँ। अनुज जी, मुझे लगता है इसका प्रीवियस हाई प्लेस्ड है 5835 पर। आज अच्छे मोमेंटम के साथ ये काउंटर ट्रेड करते हुए दिख रहा है।
सो अगर पोजिशनिंग किया है तो मुझे लगता है स्टॉप लॉस जो है वो मेंटेन करना चाहिए 5700 के ऊपर जब तक मेंटेन है। यहाँ अपसाइड मोमेंटम 5850 5860 तक बनते हुए देख सकते हैं, तो ट्रेडिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करें 5700 का। ये चलिए 52 5800 नहीं क्या बताइए 6200 तक गया था ये, बट आपकी बात सही है, जो रिसेंट स्विंग था उसके हाई के करीब बढ़ता हुआ ये स्टॉक। मयूरेश आपका क्या व्यू होगा इंटरग्लोब एविएशन पर? नहीं, मेरे हिसाब से आई थिंक जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, नाउ दे आर एंटरिंग द स्ट्रॉन्गेस्ट सीजन। जो Q3 रहेगा ये सबसे स्ट्रॉन्ग सीजन रहेगा इन टर्म्स ऑफ हॉलीडेज, ऑक्यूपेंसी लेवल्स, और इसलिए आई थिंक जो एबिटडार है, जो इनकी की मेट्रिक रहती है एयरलाइन कंपनीज की, यहाँ पे सीक्वेंशियली सुधार देखा जा सकता है। दूसरा, आई थिंक ऑयल प्राइसेस और ETF प्राइसेस एक रीजनेबल रेंज में रही हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता आई थिंक एबिटा पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। एंड थर्ड, आई थिंक जो इंटरनेशनल राउट्स है यहाँ पे जैसे इजाफा देखने मिलेगा, मेरे हिसाब से आई थिंक दैट बेटर मार्जिन बिजनेसेस और वहां पे रेवेन्यू एक्रीशन भी ठीक ठाक रहता है। तो कहीं ना कहीं आई थिंक ये तीनों फैक्टर्स एज वी हेड इनटू द स्ट्रॉन्गेस्ट क्वार्टर शायद इंटरग्लोब के फेवर में। बिल्कुल। वैसे इंटरग्लोब वीरू ऑल सड एंड डन, कई बार ना बाहर जाके पता चलता है कि हमारी जो एयरलाइंस हैं वो कितनी एफिशिएंटली रन है। और मैं आपको अपना एग्जांपल दे रहा हूँ, मतलब मैं सच बताऊँ तो मैं आपको पता ही है वीकेंड पे मैं जब गया हुआ था तो मैं कहा कि यार फ़्लाइट कैंसिल क्यों है, बोले फॉग है। मैंने देखा बाहर, मैं कहा फॉग दिखी मुझे, मैं कहा तो इतना तो दिल्ली वाले अच्छा वेदर मानते हैं, तो जिसमें मतलब रोज़ हमारी इतनी फ़्लाइटें उड़ती हैं तो मैं कहा अगर इसको आप लोग फॉग कह रहे हो तो फिर तो जब असली फॉग मतलब आए और असली में वाकई में अगर विजिबिलिटी कम हो तो आप कैसे उड़ाओगे फिर प्लेन। तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था, बट खैर अच्छा मूव है इंटरग्लोब में आज। एफिशिएंसी के मामले में वाकई स्पेशली एयरलाइन का जवाब नहीं है अनुज। अच्छा, फॉग से याद आया, मैं बता दूं आज सुबह का AQI नोएडा का था लगभग 857। तो अभी तो पिछले 3-4 दिन से पिछले बहुत हालत ख़राब है। मतलब आप जहाँ बैठते ना वहाँ से पीछे मेरे ख्याल से हार्डली 2 किलोमीटर की विजिबिलिटी थी, जो एक बिल्डिंग दिखाई देती है, विजिबिलिटी बहुत ख़राब थी। तो 2 दिन से तो अनुज बहुत हालत ख़राब है। खैर इंडिगो की बात थी। 857 का डेटा जो था वीरू, तो ये क्या मतलब रिसेंट टाइम में सबसे ख़राब रहा होगा? हाँ, कल 698 गया और मतलब रिसेंट टाइम का सबसे ख़राब। वो कल मैं बताऊँ, कल जब मैं ऑफिस आया और मैं चेंजिंग रूम में था खिड़की के आसपास, उसको देख के ही, और मैं इनफैक्ट गाड़ी में बैठा जब मैं सांस ले रहा था ना, वो मैं फील कर पा रहा था कि समथिंग अनयूजुअल, और वो था जब स्टेयर्स देखे वाकई था वो। चलिए मुंबई में करीब 100-150 है वीरू। वैसे अगर आप चाहें तो आ सकते हैं, यहाँ पर आपका स्वागत रहेगा। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद आनंद टंडन से बातचीत होगी। वेलकम बैक। चलिए अब थोड़ी सी मार्केट की चर्चा करते हैं। हमारे साथ आनंद टंडन जुड़े हैं, उनसे बात करेंगे। आनंद जी गुड आफ्टरनून। मार्केट की बात करें इससे पहले एक व्यू लेना चाहूँगा आपसे बजाज फाइनेंस पर। आज जिस तरीके की पिटाई हुई स्टॉक की, यहाँ पर आपका क्या व्यू हो रहा है? देखिए, थोड़ा सा एसेट क्वालिटी का थोड़ा सा प्रभाव था, और मेरा मानना है कि क्योंकि जिस तरह की उम्मीद बजाज फाइनेंस से की जाती है कि उनका जो नतीजा आएगा वो एकदम प्रिस्टीन रहेगा, एकदम साफ सुथरा रहेगा, उससे थोड़ी सी शायद मार्केट को उतने बिलीव नहीं था कि नंबर जो है उसके हिसाब से। लेकिन अगर कंज्यूमर ग्रोथ के हिसाब से देखें तो वो ठीक ठाक है, और मेरा मानना यह है कि अगर आप इस वक्त मार्केट पे बेट ये लगा के चल रहे हैं कि इंडियन कंज्यूमर ग्रोथ ही रहेगा और वहीं से मार्केट में तेजी आने की उम्मीद है, तो आप बजाज फाइनेंस को नकारात्मक रूप से नहीं देख सकते। ओके, ठीक है, बजाज फाइनेंस पे ये आनंद जी का ठीक था। अच्छा सर, इस बार की अर्निंग्स में कैपिटल गुड्स के नंबर्स में अलॉन्ग विद द डिफरेंट स्क्रिप्ट्स या फिर सेक्टर्स बहुत शार्पनेस थी। L&T एट ऑल टाइम हाई, BHL का पोस्ट नंबर्स बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन है। कमेंस की कमेंट्री या फिर कमेंस की मैनेजमेंट का ठीक थोड़ा सा अगर आप देखें स्लाइटली डिसअपॉइंटिंग था, अदरवाइज नंबर्स बहुत शार्प थे, एग्जीक्यूशन अच्छा था, ऑर्डर इनटेक, मार्जिन्स
अभी कैपिटल गुड्स के नंबर्स आपको कैसे लगे और आपका टेक यहाँ पर क्या है इस वक्त? देखिए, जैसे मैंने कहा, अभी तक फिलहाल जो इकोनॉमी में ग्रोथ आ रही है वो इसलिए आ रही है क्योंकि गवर्नमेंट जो है स्पेंड कर रही है, वो भले डिफेंस पे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर पे हो, और उसी के कारण कैपिटल गुड्स क्षेत्र जो है, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड क्षेत्र जो है, उसमें ऑर्डर बुक काफी बढ़िया है। अब आप जो देख रहे हैं वो ऑर्डर बुक का कन्वर्जन हो रहा है, जिसमें ऑर्डर बुक भी बढ़िया है और इसके साथ साथ एग्जीक्यूशन, क्योंकि पिकअप थोड़ा सा हो गया है, उसके कारण एग्जीक्यूशन भी अच्छा है और इसलिए नतीजे अच्छे आ रहे हैं। ये जरूर है कि यहाँ से भी ऐसा नहीं लग रहा है कि हम पिक आउट कर रहे हैं। अभी यहाँ पर भी आपको ऑर्डर बुक जो है काफी अच्छा दिख रहा है और इसके कारण नतीजे बढ़िया आते रहेंगे। खाली ये है कि क्योंकि दाम इस समय काफी बढ़ चुके हैं, इसलिए नया पैसा आप शायद इस क्षेत्र में लगाएंगे तो थोड़ा सा रुक के लगा सकते हैं, थोड़ा सा गिरावट आए तो उस समय लगा सकते हैं। लेकिन फिलहाल ये एक क्षेत्र ऐसा है जहां पर आपको नेगेटिव सरप्राइज आने की संभावना काफी कम है। ओके, आनंद जी, पीएसयू बैंकों में सबसे ज़्यादा री रेटिंग हुई है पिछले 2-3 महीनों में, एसबीआई ने लीड किया है उसे। क्या यहाँ पर अभी भी कंफर्ट है बाय करने का? अभी भी वैल्यूएशन ठीक ठाक रेंज में है ज्यादातर पीएसयू बैंक्स के, और जो बैलेंस शीट की मतलब जो एसेट क्वालिटी है वो काफी बढ़िया ही है। देखना ये रहेगा कि आगे जाके इन लोग अपना एसेट क्वालिटी बरकरार बना सकते हैं कि नहीं, कि उसमें गिरावट शुरू हो जाएगी। अभी क्योंकि आपका डिमांड जो है काफी बढ़ चुका है, आप कंज्यूमर साइड देखें या कॉर्पोरेट साइड देखें, दोनों में आज के दिन क्रेडिट ग्रोथ जो है वो डबल डिजिट में आ गई है, बल्कि 14-15% की भी ग्रोथ आपको नजर आ रही है। तो इसलिए अगले 12 महीने में तो मुझे ये दिख रहा है कि यहाँ पर अर्निंग्स ग्रोथ जरूर बरकरार रहेगी। उसके बाद आपको एसेट क्वालिटी के ऊपर थोड़ा सा तवज्जो देना पड़ेगा। अच्छा आनंद जी, अभी ऑटो में नंबर्स के बाद, इन क्वार्टरली नंबर्स के बाद या फिर अक्टूबर की सेल्स फिगर के बाद लीडरशिप 2 स्टॉक्स ने ली है पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में। एमएनएम के पास, और मतलब मारुति तो पहले काफ़ी चल चुका था जीएसटी कट से पहले और जीएसटी कट की पॉसिबिलिटीज़ के बीच में, एमएनएम और पैसेंजर व्हीकल से कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में अशोक लेलैंड। अभी आपका सबसे पसंदीदा इस वक्त स्टॉक क्या है ऑटो बास्केट में? देखिए, इस वक्त जो है क्योंकि जीएसटी कट हुआ है, इसलिए कहना मुश्किल है कि कितना सस्टेन रहेगा। आपको 1-2 महीने के नंबर्स और देखने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप ये समझ के चलें कि क्योंकि जीएसटी में काफी फर्क पड़ा है इसलिए डिमांड थोड़ी सी सस्टेन रहेगी, तो 2 कंपनियां हैं जिन्होंने कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस दिखाई है। जब बाजार खराब भी था तो भी बढ़िया पोर्टफोलियो लेके चल रहे थे। और वो है, एक तरफ टू व्हीलर्स में आप देखें तो टीवीएस वो जब हमेशा मार्केट शेयर ग्रोथ ही रही है उसमें। और अगर आप पैसेंजर व्हीकल और बाकी व्हीकल्स में देखें तो महिंद्रा एंड महिंद्रा, क्योंकि उनका एक तो पूरा एसयूवी पोर्टफोलियो है, जहां पे जब बाजार में मंदी भी थी तो भी एसयूवी में सबसे ज्यादा ग्रोथ थी, और ट्रैक्टर सेगमेंट भी अच्छा ही कर रहा है। तो ले देखिए, ये दोनों कंपनियां जो हैं इनकी एग्जीक्यूशन बहुत ही बढ़िया रही है। हालांकि इनके वैल्यूएशन स्ट्रेच्ड हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर आपको रखना है तो जब तक एग्जीक्यूशन बढ़िया रहेगी तब तक मार्केट शेयर गेन होता रहेगा और नंबर्स ठीक ठाक आते रहेंगे। उसमें ऊपर नीचे देखेंगे आपको कोई खास फायदा नहीं है, बाकी सब ज्यादातर ट्रेड करना पड़ता है आपको। सब में किसी ना किसी में कुछ जैसे हीरो होंडा में पोर्टफोलियो जो है काफी वीक दिखता है मुझे अभी भी, और की कोशिश रही है ईवी में जाने की, लेकिन अभी तक उसका कोई खास सस्टेन्ड अपसाइड नजर नहीं आया है। बजाज जो है वो कंसिस्टेंटली डोमेस्टिक मार्केट में मार्केट शेयर लूज कर रहा है और एक्सपोर्ट मार्केट में भी वॉलिटिलिटी दिखती रहती है। तो इसलिए मारुति का पोर्टफोलियो ठीक ठाक है, किया और हुंडई का भी अच्छा खासा पोर्टफोलियो है, लेकिन वो अभी हाईली कॉम्पिटिटिव सेगमेंट में है। इसके लिए उनका परफॉर्मेंस जो है वो थोड़ा सा मेरे हिसाब से स्टॉक मार्केट ऑलरेडी बढ़ा चुका है, जहां तक फंडामेंटल जस्टिफाई करते हैं। ओके, मीनवाइल निफ्टी ने 25,700 क्रॉस किया इंट्राडे में। जी हाँ, एक बार के लिए 25,702 तक गए हम। ठीक है, और उसी लेवल पर हैं। क्लोज बहुत शानदार है, ये बहुत ही शानदार क्लोज है, स्पेशली कंसिडरिंग कि इंट्राडे में आप 25,450 तक गए थे, तो करीब 250 पॉइंट के करीब की एक रैली आपने इंट्राडे में देखी है। तो ये एक बड़ा पॉजिटिव माना जाएगा मार्केट के लिए। अब लेट्स वेट एंड वॉच। ये आनंद जी, जो ईएमएस प्ले है, आपके जितने भी स्टॉक्स हैं उनमें एक बड़ी करेक्शन देखी हमने। अभी कुछ दिनों पहले हमने देखा था कि ब्लू स्टार, वोल्टास, ऑलमोस्ट सभी की कमेंट्री काफ़ी नेगेटिव रही थी।
इस स्पेस को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए ईएमएस में सबसे प्रॉब्लम ये है कि अगर आप एक्सपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट हैं तो वो एक प्रॉब्लम है। बाकी जहां तक ब्लू स्टार एटसेट्रा का था, क्योंकि इस बार गर्मी उतनी नहीं पड़ी, तो ऑब्वियसली डिमांड थोड़ी सी कम रहेगी। ये आपको एक बड़े तौर से देखना है कि जो कंपनियां एक्सपोर्ट के ऊपर निर्भर हैं और जहां पे आप अज्यूम कर रहे हैं कि क्योंकि एक्सपोर्ट होगा इसलिए ग्रोथ आएगी, जब तक यूएस में टैरिफ का चेंज नहीं होता है तब तक वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जहां तक डोमेस्टिक मार्केट का सवाल है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जो हैं फिलहाल मेरे हिसाब से थोड़े से टाइट स्पॉट में हैं, क्योंकि मेरा मानना ये है कि डोमेस्टिक कंजम्पशन के ऊपर उतना जितनी आशा लोगों को है शायद उससे थोड़ा से कम परफॉर्मेंस आने वाला है। तो दोनों तरफ से जो है मेरा व्यू बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं है डोमेस्टिक कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और डिस्क्रिशनरी स्पेंड के ऊपर। तो इस स्पेस पर अगर आप देखें आपका बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन नहीं है। अच्छा, पॉसिबली आपसे एक सवाल मैं कमोडिटीज पे जो लेना चाहता था, उसमें मैं मेटल्स की तरफ ही जाऊंगा सर। फेरस नॉन फेरस में अच्छे मूव्स हैं और इक्का दुक्का अर्निंग्स डिसअपॉइंटमेंट्स थे। अदर देन दैट इंडेक्स अभी भी ऑल टाइम हाई पे है। मेटल्स पे आपका ठीक क्या है सर इस वक्त? तो दो अलग व्यू है। एक तो ये कि जहां तक डिमांड का सवाल है, मेरे हिसाब से अभी भी क्योंकि फेरस मेटल्स फॉर एग्जांपल प्रोटेक्टेड हैं और एक्सपोर्ट भी ठीक ठाक हो रहा है, इसके कारण वहां पर आपको बिजनेस पॉजिटिव नजर आता रहेगा। नॉन फेरस में भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस दिखी है। कमोडिटी ओवरऑल मेरे लिए थोड़ा सा पॉजिटिव व्यू है इस वक्त, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आप इस तरह से भी देखें कि करेंसी जो है ग्लोबली डॉलर जो है थोड़ा सा वीक हो रहा है, तो उसके कारण बाकी जितने हार्ड एसेट्स हैं उनके सब वैल्यू ऑटोमेटिकली हायर दिखती रहेगी। लेकिन अगर आप स्टॉक की तरह देखें तो जैसे हिंडाल्को है, ऑलरेडी काफी चढ़ चुका है, ऑलरेडी आपका ऑल टाइम हाई के आसपास है, और इसके कारण यहाँ से बहुत ज्यादा बढ़त होने की संभावना मुझे थोड़ी सी कम लगती है। तो पॉजिटिव सेक्टर व्यू है। अब उसमें आपको ये देखना होगा कि कौन सा कंपनी जो है आपको थोड़ी बेटर रिस्पॉन्स दे सकती है, लेकिन मेरे हिसाब से ये आउट परफॉर्मिंग सेक्टर रहेगा। ओके, आउट परफॉर्मेंस चलता रहेगा। यहाँ से अगर आपको कोई पर्टिकुलर सेक्टर या थीम पर फ्रेश पैसा लगाना होगा इस मार्केट में आनंद जी, तो सबसे टॉप चॉइस क्या होगी आपकी? देखिए अभी फिलहाल सिंगल प्ले इंडिया में ये है कि इंडिया अंडर वैल्यूड है क्योंकि बढ़ा नहीं है, और बाकी इमर्जिंग मार्केट के हिसाब से थोड़ा सा रिलेटिव अंडर परफॉर्मेंस हो चुका है। और दूसरी उम्मीद ये लगा के लोग बैठे हैं कि यूएस का जो टैरिफ है वो शायद कम हो जाएगा या थोड़ा नॉर्मलाइज हो जाएगा। अगर दोनों में अगर आप देखें तो सेक्टर से ज्यादा आपको इस समय मार्केट प्ले नजर आता है, क्योंकि अगर टैरिफ कम होगा ऑब्वियसली टैरिफ जिसके ऊपर ज्यादा लगे हैं वो बढ़ेंगे, लेकिन ओवरऑल एक्सपोर्ट और पूरा डिमांड का सिनेरियो फिर से चेंज हो जाता है। तो मेरे हिसाब से फ्रंटलाइन कंपनीज जो है काफी ठीक ठाक करेंगी। अगर आप कोई क्षेत्र देखना चाहें तो एनर्जी क्षेत्र इस बार अभी भी इस बार का भी इस तिमाही के भी रिजल्ट्स बहुत बढ़िया हैं और आगे जाते हुए भी अच्छे लगते हुए हैं। बाकी भी जैसे जो सेक्टर्स ऑलरेडी कंसोलिडेट हो चुके हैं जहाँ पे धीरे धीरे बढ़त आ रही है, जैसे कि टेलीकॉम हो, उस क्षेत्रों में भी आप निवेशित रह सकते हैं, क्योंकि वहां पर कोई डिमांड का कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आता है। तो नेट गवर्नमेंट ओरिएंटेड सेक्टर्स और एनर्जी और उसके साथ साथ टेलीकॉम जैसे क्षेत्र जो हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैवी हैं, उसमें मेरे हिसाब से फिलहाल कोई खास खतरा नहीं है, बल्कि अगर आप अपसाइड आ सकता है आएगा मार्केट में तो यहाँ पे भी ये भी कम से कम मार्केट परफॉर्मर इफ नॉट आउट परफॉर्मर रहेंगे। अच्छा, आखिरी प्रश्न आपसे सर यहाँ पे, इस अर्निंग सीजन के बाद सबसे बड़ी सप्लाई एक बहुत एग्रेसिव स्पेस में विजिबल है, एंड दैट्स होटल्स। आप आईटीसी होटल्स को देखिए, आप इंडियन होटल्स को देखिए, आपका टेक होटल्स में क्या इस डिप को क्या बाय करना चाहिए या फिर आपको लगता है नहीं? आई मीन बीते 2 साल में जो प्राइस टच मिले हैं दैट्स इनफ फॉर द मोमेंट। जिस तरह से बढ़त आई है अर्निंग्स में और इसके साथ साथ शेयर प्राइस में, मेरे हिसाब से ग्रोथ आते हुए भी आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, और उसके साथ साथ जैसे ग्रोथ आएगी शेयर प्राइस ऑलरेडी काफी हद तक इसको डिस्काउंट कर चुके हैं। तो ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि होटल्स में कोई डिमांड की शॉर्टेज आएगी, लेकिन हाँ क्योंकि नए रूम सप्लाई हो रहे हैं तो थोड़ा सा जो आपको इंक्रीज मिल रहा है एवरेज रूम रेवेन्यू पे, वो थोड़ा सा स्लो डाउन होता हुआ नजर आ रहा है।
ओके सर, बहुत बहुत शुक्रिया आनंद जी, इस कार्यक्रम में आप शामिल हुए, सभी सेक्टर्स पे इंडिसेस पे निगाह रखी आपने, सभी स्टॉक्स पे बहुत बहुत शुक्रिया। क्लोज शानदार है, निफ्टी इट्स 25688 ड्यूरिंग द डे, टर्बुलेंस अनुज बहुत, बट फाइनली प्राइस का मैसेज, निफ्टी बैंक का मैसेज, निफ्टी आईटी का मैसेज, आज वो दोनों पिलर्स पे ठीक ठाक रहे। क्या व्यू रहेगा कल के लिए? देखिए क्लोज काफ़ी शानदार है बिरू, और आई थिंक एक चीज़ बहुत अच्छी जो आज मुझे लगी कि आज मार्केट ने आपको अच्छी एंट्री दी। वो जो जोन हमने मेंशन करे थे उस जोन में आया, वहाँ से मार्केट घूमा और एकदम हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर हम बंद हो रहे हैं और लॉन्ग रहें, और वैसे भी पोजिशनल लॉन्ग इस मार्केट पर व्यू है, पोजिशनल लॉन्ग रहें। और एक देखिए कि आप एक प्रोबेबिलिटी इवेंट लेके चलते हैं। एक प्रोबेबिलिटी इवेंट ये है कि हमने कुछ हद तक शायद एक बॉटम बनाया पिछले फ्राइडे को और वहाँ से मार्केट ने अब चलना शुरू करा है। आज काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा बिहार इलेक्शन के एग्जिट पोल्स पर। अगर आप उसको एक हेज करना चाहते हैं, क्योंकि वो हमारा खुद का डोमेस्टिक क्यू है, अगर उसकी वजह से अगर आप हेज करना चाहते हैं तो थोड़ा सा एक हेज ले सकते हैं, भले ही परसों के सेंसेक्स पुट्स के थ्रू अगर करना चाहें या अगले हफ्ते के निफ्टी पुट्स के थ्रू अगर आप करना चाहें, वो आपके ऊपर है। वैसे मेरा ये मानना है कि रिस्क सिर्फ वही है मार्केट में उस समय, अदरवाइज ग्लोबली तो सब कुछ अलाइन हो रहा है आपके फेवर में। और अगर 25,700 आपने फोर्स के साथ क्रॉस किया, फोर्स के साथ, आज जैसा नहीं कि बस 25,700 तो 2 तक गए, फोर्स के साथ क्रॉस किया तो 25,850 और 25,900 तक का मूव पॉसिबल है। और अगर बिहार इलेक्शन का वो एग्जिट पोल अगर मार्केट के फेवर में आए तो हो सकता है आपको कल ही देखने को मिल जाए, ये भी पॉसिबिलिटी रहेगी। और जैसा मैं कह रहा हूँ कि एक प्रोबेबिलिटी, हाई प्रोबेबिलिटी इवेंट ये रहेगा कि मार्केट में शायद एक बॉटम बनाए। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताऊँ, एक बार इंटरडे चार्ट देखिए आप निफ्टी PSU बैंक्स का, एक बार निफ्टी PSU बैंक्स का इंटरडे चार्ट देखिए, क्योंकि जब भी जो लीडरशिप पॉकेट है वहाँ लोअर लेवल से रिकवरी आए तो वो एक पॉजिटिव होता है। हालांकि है रेड में ही, लेकिन रिकवरी है। बैंक निफ्टी भी डे हाई के करीब बंद हो रहा है, तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि मार्केट में इस समय मोमेंटम है और आप पोजीशन कैरी कर सकते हैं। चलिए यतिन के पास चलते हैं आज के डीलिंग रूम चेक के लिए। यतिन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और आज मार्केट का सेटअप थोड़ा इंप्रूव हुआ है। 2 स्टॉक्स जो आज फोकस में है उनमें सबसे पहले है GMR एयरपोर्ट्स, और ये काउंटर में डीलर्स बाय ऑन डिप्स की रणनीति सुझा रहे हैं। इनफैक्ट स्टॉक आज बिल्कुल फ्लैट है, पिछले आधे घंटे में अच्छा वॉल्यूम एक्शन देखने को मिला है। डीलर्स के मुताबिक यहाँ पोजिशनली 100 रुपये तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। तो ये एक स्टॉक है जो करंट सीरीज में डीलर्स खरीदारी करने की सलाह अपने क्लाइंट्स को दे रहे हैं। डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड यहाँ खरीदारी कर रहे हैं, ऐसा डीलर्स का मानना है। इसके अलावा SRF एक्सपोर्ट डेटा अच्छे थे, और SRF की पर्टिकुलरली बात करें तो यहाँ BTST की डीलर्स रणनीति सुझा रहे हैं 2980 तक के टारगेट्स के लिए। तो ये भी एक काउंटर है जहाँ डीलर्स खरीदारी की एडवाइस अपने क्लाइंट्स को दे रहे हैं। बिल्कुल, शुक्रिया यतिन। मीनवाइल एक बार भारत फोर्ज वापस देखिए, 6% ऊपर हो गया। अब वो 1405 पर वो जो कॉल थी जो माने से सजेस्ट की थी, वापस अब डे हाई पर है, करीब 38 रुपीज़ पर आ गई है इस समय। शानदार ट्रेड रही वो। BTST ट्रेड से शुरुआत करते हैं, मानस आपसे शुरुआत करते हैं, फिर बताइए भारत फोर्ज लेके जाएंगे या कोई और कॉल होगी BTST के लिए? तो देखिए, भारत फोर्ज को तो बिल्कुल लेके जाएंगे, लेकिन उसके साथ M&M को भी लेके जाएंगे, क्योंकि M&M में एक बहुत ही स्ट्रांग रेजिस्टेंस जो कि 3700 से लेकर 3725 की रेंज में था, M&M ने उसको ब्रेक किया है। तो M&M के फ्यूचर में खरीदारी करेंगे। 3750 के आसपास के प्राइस चल रहे हैं। स्टॉप लॉस आपको 3719 3719 के स्टॉप लॉस से यहाँ पर खरीदारी करेंगे, और 3825 3825 के टारगेट सेट करेंगे M&M के फ्यूचर में। ओके, M&M जिसका जिक्र मैं कर रहा था कुछ देर पहले, ऑल टाइम हाई पे क्लोज होने की तैयारी करता हुआ। और प्रकाश सर, आपका ट्रेड? गुड आफ्टरनून टू यू वीरू। मेरा ध्यान पर है स्टॉक अडानी पोर्ट्स। सेटअप तो सही है, अच्छा ब्रेकआउट भी मिला है, 1474 पे ट्रेड करा है। टॉप रहेगा 9 रुपए का, 14 करीब 65 का, 1465 का। टारगेट 2 है, 1490 टू 1500, ये एक जोन है, मेरे ख्याल से वहां तक जाना चाहिए। अडानी पोर्ट्स। अडानी पोर्ट्स, चलिए ये हो गई गावस्कर के पे। कविता जी, आप क्या कैरी करेंगे? अनुज जी, L&T जो शेयर किया था, मुझे लगता है वही कैरी कर लेकर जाना चाहिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 3900 फॉर 4050 टारगेट के लिए। ओके, L&T 3953 पे आपका बाय कॉल। श्रीकांत, आप क्या पिक करेंगे? मुझे लग रहा है प्राइवेट बैंक्स में वीरू एक्सिस बैंक को करंट लेवल से खरीदा जाना चाहिए। 1222 और 1224 के करीब ट्रेड कर रहा है, और स्टॉप लॉस काफी नजदीक का है, 1205 का स्टॉप लॉस रखना है। हमें लगता है कि वापस से ये स्टॉक 1250 से लेकर 1270 के लेवल्स दिखा सकता है। तो एक्सिस बैंक को करंट लेवल से खरीदे। ओके, एक्सिस बैंक को खरीदें करंट लेवल से।
अमित जी आप क्या कैरी करेंगे कल के लिए? जी अनुज जी, कोफोर्ज लेके जाऊंगा। यहाँ पे फॉलोइंग चैनल का ब्रेकआउट है, मूविंग एवरेज से स्टॉक बाउंस कर रहा है, एक अच्छा जोन है, लगभग 1797 के आसपास ट्रेड कर रहा है। टारगेट्स रहेंगे 1830 के, 1830 का, और स्टॉप लॉस हमारा रहेगा 1780 का, 1780 का। ओके, कोफोर्ज 1800 पे आपका बाय कॉल है। राजेश सतपुते जी आपका ट्रेड? रेंज में केपीआईटी लेके जाऊंगा, 1218 चल रहा है, 1200 का स्टॉप लॉस होगा, 1250 का टारगेट है। ओके चलिए, सारी ट्रेड्स पूरी हुई कल के लिए। अब वीरू के पास चलते हैं, आज की मार्केट ब्रेथ कैसे रही वीरू, ये जान लेते हैं। वीरू जी हाँ, ब्रेथ अच्छी रही अनुज, एंड स्पेशली 11:30 के बाद ये इम्प्रूव होती गई। हालांकि स्ट्रॉन्ग रिवर्सल 12:30 के बाद था, लेकिन इम्प्रूव होती गई उसके बाद। लेकिन ये प्लीज़ एक बार लॉन्ग शॉर्ट, लॉन्ग अनवाइंडिंग और शॉर्ट कवरिंग के स्टैट्स आपकी स्क्रीन पे। लॉन्ग 91 मेरे ख्याल से बेस्ट इन लास्ट 5 सेशंस। 44 में शॉर्ट कवर, शॉर्ट लगभग 66 में, माफ़ी चाहूँगा, और करीब करीब 12 में लॉन्ग अनवाइंडिंग। आइए देखते हैं कि करके स्टेप्स को, जहाँ पे लॉन्ग क्रिएट हुआ और जहाँ पे शॉर्ट कवरिंग हुई, उसके बाद जहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप हुआ। भारत फोर्ज स्ट्रॉन्ग मूव यहाँ पे 6.5% ऊपर। BHEL, अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में अच्छे ब्रेकआउट्स थे, वेल सपोर्टेड बाय OI, अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस, मदरसन, नाल्को, सेकंड कंसेक्यूटिव सेशन जहाँ पे स्ट्रेंथ थी। और वोडाफोन आइडिया आज इसने चमत्कारिक रूप से वो जो 10 रुपये का क्लस्टर था वो पार कर लिया। 10 रुपये के ऊपर अगर इसका क्लोज आया है तो यकीन मानिए आज अक्टूबर 24 के बाद पहली बार। HFCL इंडसइंड बैंक आज ऑलमोस्ट प्रोसीड करता हुआ 200 डेमा की तरफ इंटीग्रेशन। सोलार इंडस्ट्रीज डिफेंस मूव था आज का एक्सीडेंट था बजाज फाइनेंस, इसने अपने साथ लपेटा बजाज फिनसर्व को। B2 सिंक हुए, ब्रिटानिया आज भी सिंक हुआ। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक आज बैकफुट पे आया और कंप्लीट कोलैप्स था। एक बास्केट में बहुत ही वाइड गुड सेगमेंट, वोल्टास वहाँ पे, दिवीज, लॉरस आज बैकफुट पे थे। आदित्य बिरला कैपिटल, PI इंडस्ट्रीज कल बड़ा अच्छा मूव था यहाँ पे, लेकिन आज सिंक हुआ। और साथ ही साथ बैंक ऑफ बड़ौदा, ये बैंकिंग स्पेस में PSUs थोड़ा सा 2 दिन से सुस्ताते हुए और थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग यहाँ पे। एक बार लॉरस को डिस्कस कर देते हैं, कैसे ट्रीट करना चाहिए इसको, क्योंकि OI में क्या है, OI में ऑफलोडिंग है, याद रखिएगा। OI कम हुआ है और ऑलमोस्ट 986 तक, मानस वो जो 1000 रुपये के ऊपर निकल कर ट्रेड करने की पॉसिबिलिटी थी, वो अभी भी परसिस्ट करती है क्या? क्योंकि आज का लो प्रिसाइसली 10 डेमा है, शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज। देखिए, एक बड़ी रैली थी तो हमने एक प्रॉफिट बुकिंग देखी, लेकिन ये प्रॉफिट बुकिंग 10 डे मूविंग एवरेज के आसपास थमी है। कल देखेंगे, अगर फ्रेश खरीदारी नहीं करनी है, लेकिन अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो उसको होल्ड करिए 950 रुपए के स्टॉप लॉस से। कल अगर 997 के ऊपर वापस ट्रेड करने लगे तो फिर खरीदारी करेंगे। 997 के ऊपर मेरा समझना है कि 1025 तक के टारगेट आपको लॉरेंस लैब जल्द दिखा देगा। ओके चलिए, अब बात करते हैं कुछ और टू व्हीलर स्टॉक्स की। Q2 नंबर्स के बाद एथर का शेयर तेज़ रफ्तार में है, जबकि ओला लाल निशान में है। ओला का प्रदर्शन काफ़ी फीका रहा है। मार्केट शेयर एक समय पर उसका 50% हुआ करता था, अब काफ़ी कम हुआ है, 3.5% नीचे। एथर दूसरी तरफ करीब 6.5%, 5.5% ऊपर है। कंचन के पास चलते हैं और जानते हैं कि दोनों की रफ्तार में इतना फ़र्क क्यों है। कंचन, गुड आफ्टरनून, बताइए। जी, गुड आफ्टरनून। रफ्तार में फर्क क्यों है, उसके सबसे पहले आते हैं कंपनी के फिनेंशियल्स के ऊपर। आइए देखते हैं कि दोनों की जो Q2 की पिक्चर रही है वो किस तरीके की रही है। अगर हम ऑपरेटिंग रेवेन्यू के लिहाज से देखें तो Q2 में ओला का करीब 45% का यहाँ पे डाउनसाइड देखने को मिला था, लेकिन अगर एथर की बात करें तो 50% से ज्यादा की ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिली थी। हाँ, ये हम जानते हैं कि दोनों ही कंपनीज के जो लॉसेज है वो हमें देखने को मिले थे फाइनेंशियल रिपोर्ट में, लेकिन यहाँ पे जो घाटा है वो हमें ज्यादा तेजी से कम होता हुआ दिखाई दिया है एथर के केस में। वहीं एक साल में रिटर्न देखा जाए तो ओला ने 40% का नेगेटिव रिटर्न जनरेट करके दिया है, लेकिन अगर एथर की बात करें तो अब तक इसने करीब 106% तक का रिटर्न जो है अपने इन्वेस्टर्स को दे दिया है। वहीं मार्केट शेयर के लिहाज से भी एक बार आपको याद होगा कि पिछले साल जुलाई 2024 में ओला 50% तक के मार्केट शेयर के साथ लीडर बना हुआ था, लेकिन अब उसका मार्केट शेयर जो है वो गिरते गिरते करीब 11.5% तक आ चुका है। वहीं एथर लगातार अपने मार्केट शेयर में जो मोमेंटम है वो बनाए रखा है और इस बार अगर बात करें अक्टूबर की तो 17.5% तक का हमें इसका मार्केट शेयर देखने को मिला है। इनफैक्ट अगर आईपीओ से लेके अब तक का रिटर्न देखा जाए तो वहां पे भी एथर एनर्जी जो है वो लीड करता हुआ नजर आया है। कंपनी इस टाइम पे रिजल्ट्स के बाद जो गाइडेंस आई है उसको लेके भी काफी ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक दिखाई दे रही है। सबसे पहले बात करते हैं एथर की। आगे को लेके जो कंपनी है काफी ज्यादा एक्सपेंशन के बारे में सोच रही है। इनफैक्ट अगर पूरे ही H1 के नंबर्स की बात करी जाए तो नंबर्स हमें
पूरे ही उसमें अच्छे देखने को मिले हैं और कंपनी का कहना है कि आने वाले टाइम पे 700 स्टोर्स तक वो बनाने की सोच रही है, जिससे कंपनी की ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी जो है हमें सुधरती हुई दिखाई दे सकती है। बट ऑन द फ्लिप साइड अगर हम ओला की बात करें तो इन्होंने जो अपनी गाइडेंस है उसको भी कट कर दिया है। पहले इन्होंने रेवेन्यू जो गाइडेंस है उसको घटा के करीब 3 से 3.5 तक का कर दिया है। और वहीं अगर प्रोडक्ट क्वालिटी की भी बात करी जाए तो कस्टमर की तरफ से कोई अच्छा जो रिस्पॉन्स है हमें ओला में आता हुआ दिखाई नहीं दिया है, रिव्यूज भी अच्छे नहीं आ रहे हैं और यही एक रीजन है जिसके पीछे हमें स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है काफी लंबे टाइम से। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप कंचन। तो ये कुछ मूव्स इस समय जो टू व्हीलर स्पेस में आते हुए यहाँ पर मोमेंटम जो है वो कुछ ही स्टॉक्स में है वैसे भी। मीनवाइल निफ्टी की क्लोज बहुत शानदार हो रही है 25,700 के ऊपर, यानी एकदम हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर आज बंद हो रहे हैं। ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है मार्केट के लिए कि एकदम हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर निफ्टी बंद हो रहा है। और कुछ स्टॉक्स देखते हैं जहाँ पर पिछले कुछ मिनटों में अच्छा मोमेंटम आया। एक बार आप लेकर आइए हिंदुस्तान यूनिलीवर को और उसके बाद आप लेकर आइए SBI को। एक बार पहले HUL देखते हैं, फिर देखते हैं SBI। SBI का चार्ट देखिए एक बार। ये एक 4-5 दिन के कंसोलिडेशन के बाद अमित जी लग रहा है क्या कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो शायद कुछ फ्रेश ब्रेकआउट दिखाई दे यहाँ पर SBI में? जी अनुज जी, जगह तो अच्छी है। 3-4 दिन से बहुत प्रॉफिट बुकिंग पुल बैक आया जिसने 10 डमा पे होल्ड लिया। तो और आज की अगर हम कैंडल देखें तो लोअर शैडो भी काफी अच्छा है। तो अगर यहाँ पे एक एंट्री बनानी है तो एक छोटा सा 943 का स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है, एंट्री की जा सकती है और इस ट्रेंड को राइड कर सकते हैं। एकदम नियर टर्म 1 से 2 दिनों के टारगेट्स यहाँ पे 975 तक के आ सकते हैं। ओके, चलिए वीरू, शानदार क्लोज मार्केट की। कुछ सेंस कर रहा है ये मार्केट, वरना इस तरीके का क्लोज नहीं आता। और डिप पे बाइंग आई। सबसे बड़ी बात ये रही कि एक डिप आई जिसमें बाइंग आई मार्केट के लिए। डेफिनेटली आई थिंक अनुज कुछ पॉलिटिकल आई थिंक आउटकम सेंस तो कर रहा है मार्केट। बाकी अगर आप देखें तो इस वक्त हम दोनों ही इंडिसेस पे, निफ्टी पर भी दोनों एवरेजेस के ऊपर, निफ्टी बैंक 58,159। अच्छा याद रखिएगा निफ्टी बैंक पे ये सेकंड बेस्ट क्लोज होगा, है ना, 58,185 पे, क्योंकि हमने इससे पहले 58,350 का क्लोज दिया था 29 अक्टूबर को, लेकिन शट नहीं हो पाए थे वहाँ पे। आज वहाँ पे क्लोज भी हो रहे हैं। अदानी ग्रुप के स्टॉक्स, ऑटो में M&M और ऑटो में अशोक लेलैंड स्ट्रॉन्ग मूव, भारत फोर्ज स्ट्रॉन्ग मूव और इंडसइंड बैंक बैंकिंग में आज का सुपरस्टार। और एक और चीज़ दिखाई, डिफेंस स्पेस आज एक बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन लेके गई और सिंजन ये भी एक अच्छा रिवर्सल दिया। टोरेंट पावर ये लोअर ट्रैजेक्टरीज में एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल था और इंडिगो जिस पे एक डेडिकेटेड डिस्कशन हमने किया अभी, अच्छा क्लोज की तरफ बढ़ता हुआ। अच्छा एक दो स्टॉक्स और मार्क कर दूँ यहाँ पे जो पॉसिबली जब हम शायद कल बात कर रहे होंगे तो वो कहीं ना कहीं डिस्कशन में ज़रूर आएंगे। एक बार आप लेके आइएगा ICICI प्रू, जो मैं मार्क करके बैठा भी था, शायद थोड़ा सा बीच में स्किप कर गया, बट ICICI प्रू का बहुत दिनों के बाद, मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट अगस्त के बाद पहली बार इतना शानदार क्लोज आ रहा है। वेल सपोर्टेड बाय वॉल्यूम्स, वेल सपोर्टेड बाय OI और सारे एवरेजेस के ऊपर। राजेश सतपुते जी, लोअर ट्रैजेक्टरीज पे यानी नीचे के जोन्स में ICICI प्रू पे आपका टेक 624, शानदार क्लोज। वरिंदर देखिए, अगर इसका डेली चार्ट देखो तो बहुत ही क्लीन ब्रेकआउट मिलता है, एक चैनल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट एंड एट द सेम टाइम इट्स ए क्लोज अबव 200 TA में। इसका जो टारगेट दिखता है एज फार एज द पैटर्न इज कंसर्न दैट इज 640 to 650 ऑड लेवल्स। 627 करंट प्राइस है, टेक इट एज ए BTST, कीप योर स्टॉप लॉस एट 620। ओके, चलिए कुछ और स्टॉक्स देखते हैं जो डे हाई पर आ रहे हैं। एक बार आप पिडिलाइट लेकर आइए। पिडिलाइट में अच्छा मूव आया, डे हाई पर आया। और मीनवाइल एक बार संवर्धन मदरसन और देखते हैं, क्योंकि ये भी स्टॉक जो है, ध्यान रखिएगा, अब भारत फोर्ज इतने अच्छे नंबर लेकर आया है तो मार्केट एक्सपेक्ट करेगा कि पूरी की पूरी स्पेस ही अच्छी है। संवर्धन मदरसन यहाँ पर भी अच्छा मूव है। गाबा सर, ये संवर्धन मदरसन कैसा लग रहा है चार्ट पर स्टॉक? लेने लायक है, अभी भी ले सकते हैं। आज बहुत ही बढ़िया रिवर्सल बार है, ट्रेड करा 10580 में, स्टॉप लगाया 105 का, ₹1 का स्टॉप है, 80 पैसे का। 108 से 110 ये एक जोन है, लेने लायक है, बिल्कुल सेटअप सही है। मदरसन, संवर्धन ऑटो में आज वाकई अगर आप देखें तो कुछ अलग ही उत्साह था, इसमें कोई राय नहीं। निफ्टी डी हाई पर आके जाके मतलब स्ट्राइक करने की कोशिश करता हुआ। एक दो स्टॉक इससे पहले कि अनुज के पास चलें क्लोजिंग के लिए, मैं और मार्क कर देता हूं जो मेरे स्क्रीन पर टुवर्ड्स क्लोज अंतिम दौर में अच्छा मूव दे रहे हैं।
एक बार आप लेके आइएगा प्लीज़ स्क्रीन पे HCL टेक्नोलॉजीज IT स्पेस में, यहाँ पे मार्क करना बहुत ज़रूरी है। जब निफ्टी IT 36,130 पे 100 EMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है, क्लोज कर रहा है पोस्ट 29 अक्टूबर, HCL टेक्नोलॉजीज पहली बार 200 EMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है, क्लोज करने की तैयारी करता हुआ 9 जुलाई 2025 के ऊपर। ये लॉन्गर टर्म एवरेज आज HCL टेक्नोलॉजीज ने बाइसेक्ट किया है। ये निफ्टी IT के लिए एटलीस्ट अगर आप देखें तो अच्छा है। लार्ज कैप IT बिहेव अच्छा कर रही है और क्लासिकल फ्लैग का ब्रेकआउट। और एक बार लेके आइएगा लार्ज कैप IT में ही इन्फोसिस, इसका थोड़ा सा क्लोज जाते जाते मॉनिटर कर लेते हैं। इन्फोसिस करीब 1530 पे, कितना बड़ा डिफरेंशियल है। वहाँ जब मैं HCL टेक्नोलॉजीज का जिक्र कर रहा हूँ वो अपने 200 EMA के ऊपर, और अभी HCL टेक्नोलॉजीज का ये जो इन्फोसिस का 200 EMA है, आप ये सोचिए कि प्लेस है करीब करीब 1570 पर। तो कितना बड़ा दो लार्ज कैप IT के बीच में डाइवर्जेंस है प्राइस परफॉर्मेंस में। और एक और देख लेते हैं टेक महिंद्रा, क्योंकि जब मैं कल की पल्स बना रहा था वहाँ पे टेक महिंद्रा में काफ़ी स्ट्रॉन्ग लॉन्ग था। टेक महिंद्रा 1407, ये अभी भी लोअर ट्रेजेक्टरीज पे है। इवन टेक महिंद्रा ने अपना 10 भी नहीं पार किया। तो आप देख रहे हैं प्लेसमेंट इन लार्ज कैप IT कौन कहाँ पर प्लेस्ड है। लेकिन जहाँ तक प्लेसमेंट ऑफ निफ्टी का सवाल है, बेहद शानदार। हम इस दौर की आज के सबसे हाईएस्ट क्लस्टर पे क्लोज की तैयारी कर रहे हैं। देखते हैं क्लोजिंग अनुज के साथ। बड़ी बात है अनुज, बिल्कुल वीरो, ध्यान रखिए हम जो एक्चुअल क्लोज है वो 25, मतलब जो प्रोविजनल क्लोज है वो 25,700 के ऊपर है, 25,711 पर। जो फाइनल क्लोज है लेकिन वो करीब करीब 25,695 के आसपास आएगी, 25,694.3 टू बी प्रिसाइज, क्योंकि जो लास्ट के 30 मिनट हैं उसका वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस लिया जाता है, ध्यान रखिएगा। तो 25,700 की कॉल जीरो हो गई होगी, लेकिन 25,600, 650 उन सब कॉल में एक भारी जंप आपको देखने को मिला होगा आज, स्पेशली लोअर लेवल से। लेकिन क्लोज फॉर टेक्निकल पर्पस जो आज क्लोज है वो 25,700 के ऊपर है। ये बस ये है कि क्योंकि लास्ट के 10 मिनट में आया जो लास्ट का मोमेंटम था, तो वो एडजस्टेड क्लोज में आपको शायद रिफ्लेक्ट ना हो। चलिए वॉल पर चलते हैं। 25,712 निफ्टी पर करीब करीब 140 पॉइंट ऊपर, बैंक निफ्टी करीब करीब 240 पॉइंट ऊपर। ध्यान रखिएगा इंटरडे में हम 100 पॉइंट नीचे थे निफ्टी पर। निफ्टी IT आज चार्ट जीपीटी में पहली कड़ी थी निफ्टी IT 450 पॉइंट ऊपर, 1.3%। मिड कैप स्मॉल कैप, मिड कैप ने ठीक ठाक परफॉर्म किया, स्मॉल कैप थोड़ा अंडर परफॉर्म कर रहे थे, इस वजह से एडवांस डिक्लाइन ठीक ठाक ही रहा, लेकिन सुबह के मुकाबले बेटर था, ऑलमोस्ट 1:1 के करीब का एडवांस डिक्लाइन था। अब सेक्टोरल गेनर्स देखते हैं जरा एक बार। सेक्टोरल गेनर्स में सबसे ऊपर डिफेंस, शानदार मूव, फिर IT करीब करीब 1.25% ऊपर, कैपिटल गुड्स, निफ्टी ऑटो, निफ्टी मेटल और निफ्टी ऑयल एंड गैस, यहाँ पर भी अच्छी आपको तेज़ी आज देखने को मिली। लूजर्स में PSU बैंक्स, निफ्टी रियल्टी, निफ्टी फार्मा, निफ्टी कैपिटल मार्केट और निफ्टी फाइनेंशियल्स। अब आते हैं निफ्टी गेनर्स पर। टॉप गेनर आज का इंटरग्लोब एविएशन, जी हाँ 4% के करीब गेंस, M&M फ्रेश हाइज, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, अदानी पोर्ट्स, HCL टेक और HDFC लाइफ, यहाँ पर भी आज आपको शानदार तेज़ी देखने को मिली। लोअर स्टॉक्स में बजाज फाइनेंस, ऑब्वियसली आज का एक्सीडेंट ऑफ द डे 7%, बजाज फिनसर्व हालांकि रिकवर हुआ, बजाज फिनसर्व 6% नीचे था, लेकिन फिर भी ONGC, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स, अपोलो हॉस्पिटल्स और कोटक महिंद्रा बैंक, ये आज के कुछ लूजिंग स्टॉक्स, लेकिन शानदार मोमेंटम आज मार्केट में। ऑलमोस्ट अंतिम दौर तक टिक बाय टिक चार्ट पे स्ट्रेच करके शायद 25,710 तक गए, और शानदार क्लोज निफ्टी बैंक का, शानदार क्लोज निफ्टी IT का। आज महत्वपूर्ण चीज़ ये थी कि ब्रेथ अच्छी थी और दो बड़े प्लेयर्स निफ्टी बैंक, निफ्टी IT, दोनों ने काफ़ी शानदार प्राइस परफॉर्मेंस दी। एक अच्छे क्लोज के बाद लेट्स होप फॉर द बेस्ट फॉर टुमारो एज वेल। और कल बुधवार के दिन आपकी रणनीति क्या हो, स्टॉक्स इन न्यूज़, अंतर्राष्ट्रीय बाजार, सब पे चर्चा होगी मॉर्निंग कॉल और मुनाफे की तैयारी में। मिलेंगे फिर कल सुबह 7 बजे और फिर 8 बजे। तब तक के लिए